इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हमारे बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है। आईएफएस इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आप लोगों के लिए 80 मार्क्स का पेपर है। 80 मार्क्स के पेपर में पूरा का पूरा थ्योरेटिकल कवरेज है। दैट मीन्स कि पूरा का पूरा पेपर आपके लिए थ्योरी है। तो आईएफएस पूरा सब्जेक्ट थ्योरेटिकल रहेगा आप लोगों के लिए 80 मार्क्स का। एंड इसमें अराउंड 5 to 6 चैप्टर्स हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थर्ड सेमेस्टर के लिए ये है कि इस थ्योरी पेपर को आपको लिखना होगा। दैट मीन्स ये नॉन एमसीक्यू पेपर है, आपको पढ़ के याद करके जाना होगा एंड यू हैव टू राइट इट इन एग्जाम्स। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो सब्जेक्ट है आपका, इसमें कवरेज 5 to 6 चैप्टर्स का दिया हुआ। फॉर एग्जांपल पहला है फाइनेंशियल सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, दूसरा है मनी मार्केट, थर्ड चैप्टर है कैपिटल मार्केट, फोर्थ है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फिफ्थ चैप्टर है फाइनेंशियल सर्विसेज एंड लास्ट चैप्टर आपका इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, फाइनेंशियल सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। 10 मार्क्स का कवरेज है आपके सिलेबस में इस चैप्टर का। दैट मीन्स कि अराउंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम किसी भी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं कि किसी भी कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम होता है क्या है एग्जैक्टली। फाइनेंशियल सिस्टम का सिंपल सा मतलब है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर दैट मीन्स ये फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का आपस में एक क्लोजली कनेक्टेड सिस्टम होता है जिसके थ्रू फंड का फ्लो होता है फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर इंस्टीट्यूशन। स्टार्ट करते हैं आंसर से। पहला लाइन है, फाइनेंशियल सिस्टम में बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड क्लोजली कनेक्टेड financial institutions of an economy. A financial system is a system that allows, main जो point है, that allows the exchange of funds between lenders and investors and borrowers. That means ये financial system एक platform देता है, ये अपने आप एक complex and closely connected financial institutions का system है जिसके थ्रू फंड्स का एक्सचेंज होता है। दैट मीन्स कि फंड्स मूव करता है बिटवीन लेंडर्स, इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स। लेंडर्स कौन होते हैं? वो लोग जो पैसा क्रेडिट पे देते हैं, जो उधारी पे पैसा देते हैं। इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पे। एंड थर्ड बोरोवर्स जो पैसा उधारी पे लेते हैं। दैट मीन्स कि फाइनेंशियल सिस्टम एक क्लोजली कनेक्टेड कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसके थ्रू फंड का एक्सचेंज होता है अमंग लेंडर्स, इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स। फाइनेंशियल सिस्टम ऑपरेट्स एट नेशनल, ग्लोबल एंड फर्म स्पेसिफिक लेवल्स। फाइनेंशियल सिस्टम ऑपरेट कैसे होता है? ये ऑपरेट होता है एट नेशनल, ग्लोबल एंड फर्म स्पेसिफिक लेवल्स। ये नेशनल लेवल पे भी ऑपरेट होता है, ग्लोबल लेवल पे भी ऑपरेट होता है एंड फर्म स्पेसिफिक लेवल्स पे भी ऑपरेट होता है। दैट मीन्स ये फाइनेंशियल सिस्टम आपके ग्लोबल लेवल पे भी चल रहा है, पूरी दुनिया फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड है। नेशनल लेवल पे भी आपके इंडिया में भी या अदर कंट्रीज़ में भी नेशनल लेवल पे फाइनेंशियल सिस्टम्स बिल्टअप किया गया है जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ फंड्स पॉसिबल होता है। एंड फर्म स्पेसिफिक लेवल्स, दैट मीन्स कि डिफरेंट फर्म या डिफरेंट इंडस्ट्री लेवल्स पे भी एक्सचेंज ऑफ फंड्स पॉसिबल है थ्रू फाइनेंशियल सिस्टम। दे कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्लोजली रिलेटेड सर्विसेज। इसके अंदर में क्या आता है? इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्लोजली रिलेटेड सर्विसेज, मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस इंटेंडेड टू। दैट मीन्स कि इसके अंदर क्लोजली रिलेटेड सिस्टम्स हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है आपस में, इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका मेन इंटेंशन ही है, इस पूरे के पूरे सिस्टम का इंटेंशन ही है कि फंड का अच्छा फ्लो, फंड का एफिशिएंट फ्लो हो सके बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड डिपॉजिटर्स। दैट मीन्स कि फंड का रेगुलर फ्लो हो सके किसके किसके बीच में, इन्वेस्टर्स एंड
डिपॉजिटर्स, मतलब कि फंड्स का फ्लो फ्रॉम सरप्लस यूनिट टू डेफिसिट यूनिट। दैट मीन्स जिसके पास में एक्स्ट्रा पैसा है, सरप्लस फंड्स अवेलेबल है, उसके पास से फंड्स किसके पास फ्लो हो के चला जाए, जिसके पास में नहीं है, जहाँ पे डेफिसिट है या जहाँ पे ज़रूरत है। तो ये जो फंड का एक्सचेंज या फंड के फ्लो का जो ये पूरा का पूरा सिस्टम है, जो एक लिंकेज है, वो होता है फाइनेंशियल सिस्टम। दैट मीन्स फाइनेंशियल सिस्टम एक तरीके से मिसिंग लिंक है अपने आप में, जो कनेक्ट करता है सबको, चाहे वो लेंडर्स हों, चाहे इन्वेस्टर्स हों, चाहे बोरोवर्स हों, चाहे डिपॉजिटर्स हों, इन सबको लिंक करता है, आपस में कनेक्ट करके रखता है फाइनेंशियल सिस्टम, जिसके अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं जो अच्छा खासा रोल, जो एक बिग रोल प्ले करते हैं इस एक्सचेंज ऑफ फंड्स में। नेक्स्ट आता है मनी, क्रेडिट एंड फाइनेंस आर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन फाइनेंशियल सिस्टम। 3 टर्म्स यूज़ किए गए हैं, 3 टर्म्स यूज़ किए गए हैं, क्रेडिट एंड मनी, क्रेडिट एंड फाइनेंस आर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन फाइनेंशियल सिस्टम्स। दैट मीन्स कि पैसा क्या होता है, मनी का जब बात आता है, पैसा क्या होता है, मनी आपके लिए सिंपल सा बात है, यहाँ पे मनी का टर्म्स है चेक और कैश। सेकंड क्रेडिट, क्रेडिट पे भी पैसा दिया जाता है, एंड फाइनेंस, फाइनेंस मतलब लोन एक तरीके का। तो मनी, क्रेडिट और फाइनेंस ये कुछ तरीके होते हैं जिसके थ्रू एक्सचेंज होता है पैसा, जिसके थ्रू फ्लो होता है फंड विद इन द फाइनेंशियल सिस्टम। दे सर्व एज अ मीडियम ऑफ known value for which goods and service can be exchanged as an alternative to bartering। क्या बोला गया है कि ये एक मीडियम के थ्रू काम करता है ऑफ नोन वैल्यू फॉर विच गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज भी एक्सचेंज होता है एज एन अल्टरनेटिव टू बार्टरिंग। बार्टर सिस्टम क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था आप एक गुड्स के बदले दूसरे गुड्स प्रोवाइड करते थे, वही सेम सिस्टम यहाँ पे यूज़ किया जाता है बार्टरिंग सिस्टम में। जैसे यहाँ वहाँ पे बार्टरिंग सिस्टम में क्या होता था, एक गुड्स के एक्सचेंज में आप दूसरे गुड्स देते थे, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस के एक्सचेंज में क्रेडिट या फाइनेंस दिया जाता है। नेक्स्ट, अ मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूड, एक मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर में क्या क्या होता है, एक मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर में क्या क्या होता है, बैंक्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। दैट मीन्स कि एक मॉडर्न अगर फाइनेंशियल सिस्टम का बात होता है तो उसके अंदर में कौन कौन से लोग होते हैं, पहला होता है बैंक, दूसरा होता है फाइनेंशियल मार्केट, तीसरा होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, और चौथा होता है फाइनेंशियल सर्विसेज। दैट मीन्स ये 4 कंपोनेंट्स हैं मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम के। अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम के 4 कंपोनेंट्स क्या हैं, बैंक, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सिस्टम अलाउज फंड्स टू बी एलोकेटेड, इन्वेस्टेड और मूव बिटवीन इकोनॉमिक सेक्टर्स। और फाइनेंशियल सिस्टम क्या अलाउ करता है कि फंड्स को कैसे एलोकेट किया जाए, इन्वेस्ट किया जाए या मूव किया जाए बिटवीन इकोनॉमिक सेक्टर्स के बीच में। दे इनेबल इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज टू शेयर द एसोसिएटेड रिस्क, और ये इनेबल करता है कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स और कंपनीज को कि वो रिस्क को आपस में, जो रिस्क है उसको आपस में क्या कर सकें, मिटिगेट कर सकें या घटा सकें एक तरीके से, ठीक है, या शेयर कर सकें। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम का थ्योरी का क्वेश्चन, फाइनेंशियल सिस्टम एग्जैक्टली है क्या। यहाँ से आपको फाइनेंशियल सिस्टम का रॉ नॉलेज हुआ। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम और स्टेट द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। किसी भी कंट्री के इकोनॉमी में फाइनेंशियल सिस्टम का क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है। लेट्स हैव अ लुक। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव फाइनेंशियल सिस्टम। किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बहुत हद तक डिपेंड करता है उस कंपनी के, उस देश के, उस कंट्री के एफिशिएंट फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर में। पहला पॉइंट है रोल का, क्या रोल होता है, इंक्रीज ऑफ गुड्स, इंक्रीज ऑफ जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम। अगर किसी भी कंपनी का, सॉरी किसी भी कंट्री का अगर फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रांग है, किसी भी कंट्री का अगर फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा है तो ऑब्वियसली उस कंपनी का जीडीपी बेहतर होगा। दैट विल लीड टू इंक्रीज इन जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम।
Effective financial system helps to increase gross domestic product as well as per capita income of a country. Different components of financial system contribute positively in this context. That means कि अगर efficient financial system हो किसी भी country में तो उसका GDP always अच्छा perform करता है and per capita income भी बेहतर रहता है. Next point है increase in savings. Savings and economic development are closely related with each other. Obvious सा बात है, सेविंग्स अगर है तभी इन्वेस्टमेंट होगा और अगर इन्वेस्टमेंट होगा तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल होगा. दैट मीन्स सेविंग्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर आर और क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर. द मोबिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक सेविंग्स इज क्रूशियल. मोबिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक सेविंग्स इज क्रूशियल फॉर रेजिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रमोटिंग डेवलपमेंट्स. दैट मीन्स कि डोमेस्टिक सेविंग्स का मोबिलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है, बहुत क्रूशियल होता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए. दैट मीन्स मोबिलाइजेशन और डोमेस्टिक सेविंग्स का मतलब क्या होता है, आपके डोमेस्टिक सेविंग्स कितने अधिक हो रहे हैं और उनका इन्वेस्टमेंट कितना अच्छे से हो रहा है, चैनलाइज कितना अच्छे से किया जा रहा है इकोनॉमी के अंदर में, उसको कैसे फंडिंग किया जा रहा है, उन सेविंग्स का कैसे उनको पंप किया जा रहा है इकोनॉमी के अंदर में डोमेस्टिक सेविंग्स को, ये बहुत मैटर करता है. बिकॉज द मोर द सेविंग्स द मोर द इन्वेस्टमेंट, और अधिक इन्वेस्टमेंट मतलब मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा आपके कंट्री का. डेवलप्ड एंड वेल रेगुलेटेड फाइनेंशियल सिस्टम मोटिवेट्स कॉमन पीपल और सेवर्स फॉर मोर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट. और अगर वेल रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट हो दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट रेगुलेशंस हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस कंट्रोल कर रहे हो पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को, तो कॉमन पीपल ऑब्वियसली मोटिवेट होता है कि उसका पैसा डूबेगा नहीं. देन कॉमन पीपल गो फॉर सेविंग्स एंड आफ्टर दैट वो इन्वेस्टमेंट करते हैं. दैट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ऑब्वियस सा बात है कॉमन पीपल का भी फ़ायदा होता है थ्रू दिस इन्वेस्टमेंट्स. थर्ड पॉइंट आता है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स. सेविंग्स को मोबिलाइज कैसे किया जाए, चैनलाइज कैसे किया जाए, ये बहुत मैटर करता है. किसी भी साउंड फाइनेंशियल सिस्टम में मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स का जो प्रोसेस होता है बहुत बेहतर तरीके से होता है, सो दैट द फंड विच इज़ सेव्ड कैन बी चैनलाइज्ड इनटू सेवरल प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, सो दैट जो सेविंग्स किया गया है वो प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए ही यूज़ किया जाए उस सेविंग को, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल हो. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट. A good financial system can also lead to optimal allocation and efficient utilization of mobilized savings through investment in productive fields. अगर अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम हो, गुड फाइनेंशियल सिस्टम हो, देन इट कैन लीड टू ऑप्टिमल एलोकेशन. इसके थ्रू क्या होता है, ऑप्टिमल एलोकेशन पॉसिबल होता है एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन पॉसिबल होता है मोबिलाइज सेविंग्स का थ्रू इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिव फील्ड्स, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिव फील्ड्स में पॉसिबल होता है. नेक्स्ट कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में क्या बोला गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन कैपिटल फॉर्मेशन. किसी भी कंट्री में जितना अधिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है उतना अधिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है. बिकॉज कैपिटल फॉर्मेशन का सिंपल सा मतलब है क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स. ऐसे एसेट्स का क्रिएशन जो प्रोडक्टिव पर्पज़ में यूज़ किए जाएं, जिनके थ्रू फ्यूचर में फ्लो ऑफ फंड और पॉसिबल हो. दैट मीन्स क्रिएशन ऑफ एसेट्स फॉर प्रोडक्टिव पर्पज़. क्या बोला गया है इसमें, द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स, the creation of productive assets that expand an economy's capacity to produce goods and services is called capital formation. That means कि productive assets को आप कितना अधिक create करते हो जिसके कारण capital formation बनते रहता है, capital formation चलते रहता है आपकी इकोनॉमी में, वो मैटर करता है. नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, a country should maintain continuous development of different sectors like agriculture, industry and services in an economy. Different components of financial system helps to keep steady flow of sectoral development of an economy. That means कि किसी भी कंट्री में अगर कंटिन्यूस डेवलपमेंट एग्री सेक्टर में होता रहे, दैट मीन्स एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर में, तो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं फाइनेंशियल सिस्टम के वो हेल्प करते हैं स्टडी फ्लो ऑफ सेक्टरल डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी. उस इकोनॉमी में अच्छे फाइनेंशियल सिस्टम, एफिशिएंट फाइनेंशियल सिस्टम्स, इन तीनों सेक्टर्स को, एग्रीकल्चर, सर्विस एंड इंडस्ट्री, इन तीनों सेक्टर्स के बीच में सेक्टोरल डेवलपमेंट में
स्टडी फ्लो ऑफ फंड्स में हेल्प करते हैं एफिशिएंट फाइनेंशियल सिस्टम्स किसी भी कंट्री के। ये रहा आपका रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के क्या मेन कंपोनेंट्स हैं? स्टार्ट करते हैं। पहला है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट, these are the centers where financial institutions, governments, individual firms come together to lend and borrow funds either directly or through brokers। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है, ये एक मार्केट प्लेस एक तरीके का, जहाँ पे असेंबल होते हैं, जहाँ पे मुलाकात करते हैं कौन कौन से लोग? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स, हमारे आपके जैसे इंडिविजुअल्स, फर्म्स, ये लोग यहाँ पे असेंबल होते हैं, मिलते हैं। किस लिए मिलते हैं? क्या रीजंस होता है इनकी मुलाकात का? टू लेंड एंड बोरो फंड्स आइदर डायरेक्टली और थ्रू ब्रोकर्स। दैट मीन्स कि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पे इंडिविजुअल्स आते हैं, गवर्नमेंट्स आती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, बहुत सारे फर्म्स आते हैं। किस लिए? एक दूसरे से मुलाकात क्यों करते हैं वो इस फाइनेंशियल मार्केट में? इसलिए वहाँ पे मुलाकात करते हैं या असेंबल होते हैं टू लेंड एंड बोरो फंड्स। दैट मीन्स कि जिसको फंड की ज़रूरत है वो उधारी ले ले और जिसके पास में सरप्लस फंड्स है वो लोन दे दे। फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग पर्पज़ ऑफ दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, इंडिविजुअल एंड फर्म्स, फाइनेंशियल मार्केट बनाया गया है जहाँ पे ये लोग मुलाकात करेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आएंगे, गवर्नमेंट्स आएंगे, इंडिविजुअल्स आएंगे, फर्म्स आएंगे और वो आपस में एक दूसरे से लेंड एंड बोरो करेंगे फंड्स। कैसे बोरो करेंगे, कैसे लेंड करेंगे? आइदर डायरेक्टली और थ्रू ब्रोकर्स, या ब्रोकर के थ्रू, दलाल के थ्रू। दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। क्लासिफाइड किया गया है फाइनेंशियल मार्केट को 2 कैटेगरीज में। पहला है प्राइमरी मार्केट एंड नेक्स्ट सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट सिंपल सा बात है, वो मार्केट जहाँ पे सिक्योरिटीज़ को फर्स्ट टाइम ट्रेड किया जाता है। दैट मीन्स कि जहाँ पे फर्स्ट टाइम न्यू इशू किया जाता है सिक्योरिटीज़ का। प्राइमरी मार्केट क्या हुआ? न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटीज जहाँ पे होता है। न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटीज इज डील्ड हेयर। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? जहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, दैट मीन्स कि वो सिक्योरिटी जो प्राइमरी मार्केट में ऑलरेडी, वो सिक्योरिटी जो प्राइमरी मार्केट के अंडर में ऑलरेडी इशू कर दिए गए हैं, ऑलरेडी इशू करके मार्केट में ला दिया गया है, उन ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज़ को जो कि प्राइमरी मार्केट में इशू कर दिए गए हैं, उनको सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड किया जाता है। दैट मीन्स कि प्राइमरी मार्केट के अंदर में सिक्योरिटीज़ को न्यू इशू किया जाता है, नया इशू किया जाता है, और सेकेंडरी मार्केट में वो ऑलरेडी इशूड जो सिक्योरिटीज़ हैं जो कि प्राइमरी मार्केट के अंदर में इशू किए गए थे, उनको यहाँ पे ट्रेड किया जाता है। तो सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेड। ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल मार्केट कैन ऑल्सो बी क्लासीफाइड। फाइनेंशियल मार्केट को क्लासीफाई करने का और एक तरीका होता है इन टर्म्स ऑफ मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मार्केट, डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट एंड ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल मार्केट्स। सेकेंड पार्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिंपल से फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं। ये बीच का इंटरमीडियरीज का काम करते हैं। किनके बीच में? बिटवीन पीपल्स हु हैव सेविंग्स एंड बिटवीन अदर पार्ट जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत है। these are the financial intermediaries which collect savings from people and provide them to individuals, इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योर्स। दैट मीन्स ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स कौन होते हैं? जो लोग कलेक्ट करते हैं सेविंग्स, पैसा कलेक्ट करते हैं कहाँ से? फ्रॉम पीपल एंड प्रोवाइड देम टू इंडिविजुअल्स, इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योर्स। पैसा उठाते हैं, कलेक्ट करते हैं जिन लोगों के पास में एक्स्ट्रा फंड है, जिनके पास सेविंग किया हुआ है, और उस पैसे को कहाँ पे दे देते हैं? इंडिविजुअल्स को, इंडस्ट्रीज को या एंटरप्रेन्योर्स को जिनको उनकी ज़रूरत है। दैट मीन्स कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स बीच में काम करते हैं फंड प्रोवाइड करने का। किसके पास है? किसके पास? जिनके पास में फंड अवेलेबल है, और किसके पास में दिया जाता है? जिनको फंड की ज़रूरत है, लाइक इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योर्स। इट सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द इन्वेस्टर्स एंड
बोरोवर्स। दैट मीन्स ये दोनों के इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं फुलफिल कर देते हैं इंटरेस्ट में बोरोवर्स। इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग अबाउट द institutionalizing of savings and conducts proper channelizing of savings। दैट मीन्स कि सेविंग्स का प्रॉपर चैनलाइजेशन हो सके, इसमें फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छा काम करते हैं, सो दैट कि जिनके पास में सेविंग्स है उनका पैसा कहीं पे लगाया जा सके जिसके ऊपर वो इंटरेस्ट अर्न कर सकें, और जिनको फंड की ज़रूरत है वो लोग वहाँ से पैसा ले सकें जिसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे कर सकें। देयर एग्जिस्टेंस इज ऑफ इमेंस बेनिफिट टू द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। ये इमेंस बेनिफिट के, ये दैट मीन्स कि इनका एग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी है किसके बेनिफिट के लिए, पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के बेनिफिट के लिए। नेक्स्ट, फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर में कितने तरीके के फाइनेंशियल सिस्टम्स आते हैं। पहला है बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम या बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसके अंदर में आता है कॉमर्शियल बैंक्स। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट मीन्स NBFCs, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड्स आता है, स्मॉल सेविंग्स एंड प्रोविडेंट फंड्स आता है, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस आता है एंड अदर मिसलेनियस ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। थर्ड कंपोनेंट जो आपका फाइनेंशियल सिस्टम का था वो है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होते हैं? दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसी को कहा जाता है फाइनेंशियल सर्विसेज। दीज सर्विसेज आर प्रोवाइड बाय द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इन ऑर्डर टू ब्रिज द गैप। दैट मीन्स फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या करते हैं, जो गैप है, जो मिसिंग लिंक है, उसको फुलफिल करते हैं किसके बीच में, बिटवीन द इन्वेस्टर एंड मार्केट। दैट मीन्स कि जिनको पैसा लगाना है और जिनको पैसे की ज़रूरत है। इन्वेस्टर वो होता है जिसको पैसा लगाना होता है, जिसके पास सरप्लस फंड अवेलेबल है, और मार्केट क्या होता है, जिसको फंड की ज़रूरत है। तो मार्केट और इन्वेस्टर के बीच में फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज ब्रिज का काम करते हैं, गैप फुलफिल करने का काम करते हैं। दीज इंक्लूड मर्चेंट बैंकिंग। फाइनेंशियल सर्विसेज कौन कौन प्रोवाइड करते हैं? मर्चेंट बैंकर्स, हायर परचेजिंग, credit rating, etc. As the entire financial market is a financial service system. Therefore, financial services form the lifeblood of the Indian financial system. एक तरीके से पूरे का पूरे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को फाइनेंशियल सर्विसेज ब्लड जैसा है, बिकॉज विदाउट फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनेंशियल सिस्टम पूरा कोलैप्स कर जाएगा। It facilitates formation of business, industrial and economic growth, and obviously it facilitates industrial growth. नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? दी आर द फाइनेंशियल एसेट्स और द क्लेम्स अगेंस्ट अ पर्सन फॉर पेमेंट इन फ्यूचर। ये फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जिनके, और द क्लेम्स अगेंस्ट अ पर्सन फॉर पेमेंट इन फ्यूचर, जिनके अगेंस्ट फ्यूचर में पेमेंट किया जाता है। इट डिफर्स फ्रॉम ईच अदर इन रेस्पेक्ट विथ मार्केटेबिलिटी, लिक्विडिटी, ट्रांजेक्शन कॉस्ट एट्सेट्रा। दैट मीन्स कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत तरीके के होते हैं जो आपस में एक दूसरे से वेरी करते हैं या डिफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केटेबिलिटी या लिक्विडिटी के टर्म्स में भी। कोई अधिक लिक्विड होता है, कोई कम लिक्विड होता है या इलिक्विड होता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, रिस्क इन्वॉल्व, तो इन सब पैरामीटर्स के बेसिस पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एक दूसरे से बहुत डिफर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है प्राइमरी सिक्योरिटीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर में। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर में पहला आता है प्राइमरी सिक्योरिटीज, दूसरा आता है सेकेंडरी सिक्योरिटीज। प्राइमरी सिक्योरिटीज क्या होते हैं? दी आर द सिक्योरिटीज इशूड बाय द डायरेक्ट बोरोवर्स फॉर सब्सक्रिप्शन बाय द अल्टीमेट बोरोवर्स। प्राइमरी सिक्योरिटीज किस तरीके के सिक्योरिटीज होते हैं? ये इस तरीके के सिक्योरिटीज हैं जो कि इशू किए जाते हैं बाय डायरेक्ट बोरोवर्स फॉर सब्सक्रिप्शन बाय द अल्टीमेट बोरोवर्स। दैट मीन्स कि अल्टीमेटली ये डायरेक्टली क्या होता है कि जिसको पैसा चाहिए वो डायरेक्टली इशू करता है इसको, और जिनको इन्वेस्ट करना हो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देते हैं। बीच में कोई अवेलेबल नहीं रहता है एज मिसिंग लिंक, या यूँ कहें कि बीच में और कोई इंटरमीडियरी का काम नहीं करता। जस्ट लाइक इशू ऑफ डिवेंचर्स। इशू ऑफ डिवेंचर्स के केस में क्या होता है? बोरोवर कौन होता है वहाँ पे? बोरोवर होता है कंपनी जो डिवेंचर इशू करता है, आपसे लोन मांगता है, उसको आपको उससे फंड की जरूरत होती है फॉर इन्वेस्टमेंट इन अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। तो डिवेंचर जब कंपनी इशू करता है तो उस पर डायरेक्टली उसको सब्सक्राइब कौन करता है? इन्वेस्टर्स। तो इंडिविजुअल्स, तो जो लोग डायरेक्टली सब्सक्राइब करते हैं किसी भी कंपनी के डिवेंचर्स में, उनके बीच में और कोई नहीं आता है, बिकॉज कंपनी ने डिवेंचर्स इशू किया, जिनको सब्सक्राइब करना था उन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, इंडिविजुअल्स ने, तो उनके बीच में कोई और नहीं आता। ये होता है प्राइमरी सिक्योरिटीज़। या शेयर्स, कंपनी जब अपना IPO लेके आता है, शेयर्स लेके आता है मार्केट में, तो वो जब शेयर्स इशू करता है तो कंपनी शेयर्स इशू किया, डायरेक्टली सब्सक्राइब किसने किया? इंडिविजुअल्स ने या रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने या QIBs ने, जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया, उन दोनों के बीच में कोई और आता है क्या? नहीं।
डायरेक्टली एक ने इशू किया, दूसरे ने सब्सक्राइब किया, ये होता है प्राइमरी सिक्योरिटीज़। दैट मीन्स इसमें डायरेक्टली बोरोवर एंड इन्वेस्टर के बीच का रिलेशन बिल्टअप होता है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सिक्योरिटीज़। दीज आर द सिक्योरिटीज इशूड बाय द फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फॉर द सेवर। सेकेंडरी सिक्योरिटीज़ क्या होते हैं? ये इशू किया जाता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के द्वारा फॉर द सेवर। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस पॉलिसी। सेकेंडरी सिक्योरिटीज़ क्या होते हैं? बैंक डिपॉजिट्स या इंश्योरेंस पॉलिसी, इस तरीके की जो सिक्योरिटीज होते हैं जो कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के थ्रू इशू किया जाता है, यह होता है आपका सेकेंडरी सिक्योरिटीज़। एंड फिफ्थ, फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए। फॉर द स्मूथ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर इंडिस्पेंसिबल। ऑब्वियस सा बात है, पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के साउंड मैकेनिज्म के लिए ज़रूरी होता है एफिशिएंट ऑपरेशन, और एफिशिएंट ऑपरेशन या एफिशिएंट रनिंग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर्स, दोज हु कंट्रोल द होल फाइनेंशियल मार्केट, दोज हु ब्रिंग लॉज, रूल्स एंड बाय लॉज एंड रेगुलेशंस फॉर एफिशिएंट operation of financial market. Regulators play an important role in the enactment of such rules and transparent financial system. Financial system अधिक से अधिक ट्रांसपेरेंट रहे और किसी का भी लॉस ना हो, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट फुलफिल हो, इसके लिए रेगुलेटर्स टाइम टू टाइम बहुत सारे इनैक्टमेंट्स लाते रहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस लाते रहते हैं। The overall financial system will not function efficiently if regulators do not play their role efficiently. Obviously, अगर फाइनेंशियल रेगुलेटर्स ही अपना काम अच्छे से परफॉर्म ना करें तो फाइनेंशियल मार्केट अच्छे से ऑपरेट नहीं हो पाएगा। दस देयर इज इनएविटेबल नीड फॉर रेगुलेटिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ऑब्वियसली ये नीड ऑफ द आवर है कि फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट किया जाए अच्छे से। फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कौन होता है? The term financial intermediary may refer to an institution, firm, or individual who performs intermediation between two or more parties in a financial context. फाइनेंशियल इंटरमीडियरी वो लोग होते हैं, वो फर्म्स होते हैं, या वो इंडिविजुअल्स होते हैं, या वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इंटरमीडियरी का काम करते हैं दो लोगों के बीच में या दो से अधिक लोगों के बीच में। टिपिकली द फर्स्ट पार्टी इज अ प्रोवाइडर ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस एंड द सेकंड पार्टी इज अ कस्टमर और कंज्यूमर। टिपिकली देखा जाए तो इसमें एक पार्टी, जो फर्स्ट पार्टी होता है, वो प्रोवाइड करता है गुड्स या सर्विसेज को, प्रोडक्ट या सर्विसेज को, एंड सेकंड पार्टी कंज्यूम करता है। टेक फॉर एग्जांपल बैंक में अगर आप 50,000 का एफडी करते हो तो बैंक आपके 50,000 के एफडी को अपने पास रख लेता है, आपको उसके बदले में 5% का इंटरेस्ट देता है। बैंक उसी 50,000 के एफडी में से 10% रख के मान लो 45,000 क्या करता है, किसी थर्ड पर्सन को लोन पे दे देता है, और वहाँ पे 10% का लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है। कहानी क्या है? 50,000 रुपये आपने बैंक में एफडी किया, आपको 5% का इंटरेस्ट मिलता है उस एफडी के ऊपर में। बैंक ने क्या किया? बैंक ने 10% उसमें से काट लिया, दैट मीन्स कि 10% छोड़ के 45,000 बैंक ने किसी थर्ड पर्सन को लोन दे दिया जिसे पैसे की ज़रूरत थी, और बैंक ने उसे 10% का इंटरेस्ट चार्ज किया ऑन लोन। तो बैंक का क्या फ़ायदा हुआ? बैंक 10% का लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करती है, वहाँ से 10% का इंटरेस्ट अर्न करती है, वो उसके लिए इनकम होता है, और बैंक आपको 5% इंटरेस्ट पे करती है आपके एफडी के ऊपर में। तो बैंक का फ़ायदा हो गया 5% का। ये होता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का बीच का फ़ायदा, क्योंकि बैंक ने 10 इंटरेस्ट जब चार्ज किया बैंक ने लोन के ऊपर में, जिसको 45,000 रुपया आपका ही उठा के दिया, वहाँ से बैंक ने कितना इंटरेस्ट चार्ज किया? 10% का। और आपको बैंक कितना पे करता है आपके एफडी वाले अमाउंट के ऊपर में? 5%। तो 5% का जो बैलेंस रहा, 10 - 5%, 5, दैट मीन्स 5% का जो बैलेंस रहा वो होता है इनकम फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का। Financial intermediaries are banking and non-banking financial institutions which transfer funds from economic agents with surplus units to economic agents, that is deficit units that would like to utilize those funds. Obvious सा बात है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी बैंकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं कई बार जो फंड के फ्लो को कहीं ना कहीं पुश करते हैं बिटवीन सरप्लस यूनिट एंड डेफिसिट यूनिट। जिसके पास में पैसा एक्स्ट्रा है उसके पास है, किसके पास में? जिसके पास में पैसा नहीं है, डेफिसिट है, जिसको पैसे की ज़रूरत है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दो तरीके के होते हैं। पहला बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दैट इज कमर्शियल बैंक्स। बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर में आते हैं कमर्शियल बैंक्स। सेकंड आता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट मीन्स एनबीएफसी, जिसके अंदर में आता है म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस। The borrower who borrows funds from the financial intermediary or institutions pay higher amount of interest than that received by the actual lender, and the difference between the interest paid and interest earned is the financial institutions profit। जो मैंने भी आपको समझाया कि इंटरेस्ट का अमाउंट ज़्यादा रहता है लोन के ऊपर में, एंड एफडी के ऊपर में जो इंटरेस्ट
पे करता है बैंक आपको वो कम रहता है। ये जो बेलफिक अमाउंट, जो बैलेंसिंग इंटरेस्ट का अमाउंट होता है, वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट के लिए प्रॉफिट या इनकम होता है। नेक्स्ट, ब्रीफली स्टेट द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स इन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स का क्या रोल है आपको स्टेट करना है, बताना है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम में, किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम में फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स कैसा रोल प्ले करते हैं? दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फाइनेंशियल सिस्टम। दे एक्ट एज एन एफिशिएंट मीडियम फॉर चैनलाइजिंग द फंड्स फ्रॉम द सरप्लस इकोनॉमिक यूनिट्स टू द डेफिसिट इकोनॉमिक यूनिट्स एंड इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ सच फंड्स फॉर प्रोडक्टिव पर्पज। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स का क्या काम होता है किसी भी इकोनॉमी में? पहला, एस्टेब्लिशिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट का काम करता है, बीच वाले का काम करता है, किसके बीच में? सेवर्स के और इन्वेस्टर्स के बीच में, मतलब जिनको पैसा चाहिए और जिनको पैसा लगाना है। द फाइनेंशियल इंटरमीडिएट एस्टैब्लिश अ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स एंड ट्राई टू सेटिस्फाई द इंटरेस्ट ऑफ बोथ सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। ऑब्वियसली वो सेवर्स और इन्वेस्टर दोनों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए परफॉर्म करता है अपनी ड्यूटीज़ को। सेकंड पॉइंट, रिड्यूसिंग डिग्री ऑफ रिस्क। ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंटरमीडिएट के बीच में रहे तो डिग्री ऑफ रिस्क क्या होता है? घट जाता है बोथ साइड के लिए। ऑब्वियसली अगर आप किसी को नहीं पहचानते हो एंड वो बंदा आपसे आके पैसा मांगता है, उसको फंड की ज़रूरत है, आपके पास में सरप्लस फंड्स अवेलेबल है, तो क्या आप उसको पैसा दोगे? आप अपना फंड्स लगाओगे, आप अपना फंड उसको दोगे एज लोन? ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग फॉर इट, क्योंकि आप उसको जानते नहीं हो। पर अगर आपको सेकंड ऑप्शन दिया जाए कि किसी बैंक के थ्रू वही पैसा आप उस बंदे को दे दो, तो ऑब्वियसली विल गेट रेडी फॉर इट। क्यों? क्योंकि आपको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर विश्वास है कि वो बीच में मिसिंग लिंक है जो हम लोगों के लिए काम करेगा। दैट मीन्स कि आपको पता है कि पैसा डूबेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं डिग्री ऑफ रिस्क जो होता है उसको रिड्यूस करता है कोई भी फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, दोनों साइड से। These institutions invest in various types of securities in a diversified way so that the overall risk can be reduced to a great extent. Financial institutions क्या करते हैं? various types of securities के ऊपर में रिस्क जो ओवरऑल रहता है उसको मिटिगेट करते हैं, घटा देते हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट। थर्ड पॉइंट, रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। रिसोर्स मोबिलाइजेशन और कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशंस रेज फंड्स बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज टू द पब्लिक। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? फंड्स रेज करते हैं बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स टू सेलिंग बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज टू द पब्लिक। कैपिटल फॉर्मेशन में बहुत मदद करते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, क्योंकि ये फंड्स कई बार रेज करते हैं डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करके और मार्केट में अपने सिक्योरिटीज़ को सेल करके। प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑफ मोबिलाइज सेविंग्स लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन इन द इकोनॉमी। और जो मोबिलाइज सेविंग्स है, जो डोमेस्टिक सेविंग्स है, लोगों ने जो अपना पैसा सेव करके रखा है, उसका एफिशिएंट चैनलाइजेशन, उसका एफिशिएंट वे में इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स, प्रोडक्टिव जगह पे इन्वेस्टमेंट अगर उसका कराया जाता है थ्रू फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, इट लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन विद इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट, मेंटेनिंग लिक्विडिटी। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशंस मेंटेन एडिक्वेट लिक्विडिटी इन द सिस्टम। ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशंस के कारण लिक्विडिटी मेंटेन रहता है पूरे के पूरे सिस्टम में। दे इन्वेस्ट द फंड्स रेज्ड फ्रॉम द पब्लिक वेरी जुडिशियली एंड रेशनली सो दैट द इन्वेस्टेड अमाउंट कैन बी लिक्विडेटेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट जो होते हैं वो आपके पैसा ऐसे जगह पार्क करते हैं, ऐसे जगह इन्वेस्ट करते हैं कि जहाँ से जब ज़रूरत हो अल्टीमेटली हाथों हाथ वो वहाँ से पैसा निकाला जा सके। दैट मीन्स कि अल्टीमेट लिक्विडिटी मेंटेन करने में बहुत हद तक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स काम करते हैं, सो दैट कि लिक्विडिटी मेंटेन रहे पूरे के पूरे इकोनॉमी में। पैसा लगाया तो जाए पर ज़रूरत पड़ने पर वहाँ से निकाल लिया जाए, पंप आउट कर भी लिया जाए बहुत ईजिली, सो दैट लिक्विडिटी मेंटेन रहे पूरे के पूरे इकोनॉमी में। नेक्स्ट, फाइनेंशियल सिस्टम परफॉर्म्स द कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल सिस्टम ऑब्वियसली अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बीच में। द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट स्टार्ट करते हैं। द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इज रिगार्डिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है फाइनेंशियल सिस्टम का कि वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के बीच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, चैनलाइजेशन ऑफ सेविंग्स फ्रॉम सरप्लस जनरेटिंग यूनिट्स टू डेफिसिट जनरेटिंग यूनिट्स। दैट मीन्स जिनके पास में सरप्लस यूनिट्स, जिनके पास में फंड सरप्लस में अवेलेबल है, उनके पास से किसके पास में पहुंचाना? जिनके पास में डेफिसिट है, पैसा फंड्स अवेलेबल नहीं है, इनके बीच में जो चैनलाइजेशन किया जाता है फंड्स का फ्रॉम सरप्लस यूनिट्स टू डेफिसिट यूनिट एंड इट्स यूज़ फॉर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। और उसका यूज़ किया जा सके, यूटिलाइजेशन किया जा सके, किस लिए?
इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इससे क्या फ़ायदा होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है। इट ऑल्सो एक्सेलरेट्स द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट लीड्स टू अल्टीमेटली acceleration in the economic growth. Surplus generating units consumption and planned investments are less than their income. Surplus generating units जो होते हैं उनका consumption क्या होता है, कम होता है. The savings of the surplus generating unit is the difference between income, consumption and planned investment. अगर आपसे पूछा जाए कि surplus generating unit जो होता है उसका savings हम लोग निकालते कैसे हैं, तो उसका सेविंग्स का फॉर्मूला होता है सिंपली सेविंग्स इक्वल टू टोटल इनकम, जो उसका टोटल इनकम है, माइनस कंजम्पशन जो उसने कंज्यूम कर लिया, प्लस प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। इस इक्वेशन के थ्रू आप सरप्लस जनरेटिंग यूनिट के सेविंग्स को निकाल सकते हो। द सेविंग्स आर हेल्ड बाय द सरप्लस जनरेटिंग यूनिट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश बैलेंसेज एंड फाइनेंशियल एसेट्स। और जो सरप्लस डेफिसिट यूनिट्स होते हैं वो अपने सरप्लस को कैसे हेल्ड करके रखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कैश, कुछ हद तक कैश में एंड बाकी फाइनेंशियल एसेट्स के फॉर्म में। जनरली हाउस होल्ड्स आर सरप्लस जनरेटिंग इकोनॉमिक यूनिट्स एंड इन जनरल जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो सरप्लस जनरेटिंग इकोनॉमिक यूनिट्स होते हैं। डेफिसिट जनरेटिंग इकोनॉमिक यूनिट्स आर दो यूनिट्स व्हिच कंजम्पशन एंड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स एक्सीड इनकम। ऑब्वियस सा बात है, अगर आपका कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट आपकी इनकम से ज़्यादा हो जाए तो आप डेफिसिट में चले जाओगे, आपके पास कमी हो जाएगी, तो उसकी आपूर्ति के लिए आपको क्या करना होगा, कहीं से पैसा फंड्स अरेंज करना होगा। तो जब आपके सेविंग्स तब हो पाते हैं आपके जब आपका इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन कम हो इनकम से। पर अगर आपका इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन इनकम से एक्सीड कर जाए, इनकम से ज़्यादा हो जाए, जितनी की कमाई उससे ज़्यादा अगर आप इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन करते हो, ऑब्वियसली आप डेफिसिट में चले जाओगे, आपके पास कमी हो जाएगा। डेफिसिट जनरेटिंग इकोनॉमिक यूनिट्स आर दोज यूनिट्स हुज कंजम्पशन एंड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स एक्सीड्स इनकम। दी यूनिट्स हैव नेगेटिव सेविंग्स। इनके पास में सेविंग्स जो होते हैं वो नेगेटिव में होते हैं, या यूँ कहेंगे डेफिसिट्स होते हैं, सेविंग्स होता ही नहीं है। बोरोइंग ऑफ डेफिसिट जनरेटिंग यूनिट क्रिएट्स डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स। और जब इनके पास में फंड्स अवेलेबल नहीं रहता है क्योंकि इन्होंने कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दिया अपने इनकम से ज़्यादा, दैट मीन्स अपने औकात से ज़्यादा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर दिया, तो इनके पास में डेफिसिट हो गया, पैसे की कमी हो गई। तो ये क्या करेंगे, दे विल गो फॉर बोरोइंग। वो क्या करेंगे, पैसा बोरो करेंगे, कहाँ से, फ्रॉम सरप्लस यूनिट्स, एंड इट क्रिएट्स डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स। और इसके कारण क्या होता है, लोनेबल फंड, दैट मीन्स लोन यहाँ से स्टार्ट होता है, लोन का कॉन्सेप्ट, लोनेबल फंड्स का डिमांड बढ़ा देते हैं ये लोग। गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट सेक्टर द मेन डेफिसिट जनरेटिंग इकोनॉमिक यूनिट। कॉर्पोरेट सेक्टर जो होता है और गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है आपका, वो क्या होता है, डेफिसिट जनरेटिंग यूनिट्स होता है। दैट मीन्स कि सरप्लस जनरेटिंग यूनिट, सरप्लस कहाँ पे, पैसा कहाँ पे इकट्ठा होता है, सेव किया जाता है सबसे ज़्यादा हाउस होल्ड्स में, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे ज़रूरत होता है पैसे का, जहाँ पे कमी हमेशा रहता है, आपूर्ति की ज़रूरत रहती है, वो है आपके कॉर्पोरेट्स एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स। तो डेफिसिट का फॉर्मूला दिया गया है जो कि रटने का कुछ नहीं, आपको पता है, इफ़ योर प्लान इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन एक्सीड्स योर इनकम देन इट्स अ केस ऑफ डेफिसिट। एंड इस तरीके से फ्लो ऑफ फंड्स होता है फाइनेंशियल सिस्टम में, जो आपके डायग्राम में दिया हो गया है। यू हैव टू ऑब्वियसली राइट इट डाउन इन एग्जाम्स। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द वीकनेस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का वीकनेस पूछा गया है आपसे। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ प्लानिंग रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ टेकन प्लेस। प्लानिंग के बाद से रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, दैट मीन्स हमारे पास में प्लानिंग कमीशंस बनते थे पहले इंडिया में, ठीक है ना, वो 5 ईयर्स प्लानिंग 10 ईयर्स प्लानिंग किए जाते थे। उसके बाद में क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस बहुत तेज़ी से हुआ, जिसके कारण कॉर्पोरेट सेक्टर का, गवर्नमेंट सेक्टर का बहुत ग्रोथ हुआ। और ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स का, वो बात अलग है, पर उनको फंड की भी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ग्रोथ तो हो रहा है पर ऑब्वियस आता है फंड की भी ज़रूरत है फॉर प्रोडक्टिव पर्पज़। तो जब फंड की ज़रूरत पड़ने लगी, उस फंड की आपूर्ति के लिए बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि अपने आप में इनोवेटिव थे, उनको इंट्रोड्यूस किया गया। एंड
धीरे धीरे करके हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को भी और इनोवेटिव तरीके से लॉन्च किया गया मार्केट में। हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी धीरे धीरे करके और डेवलप होते गए, बहुत और एक्सपेंड करते गए, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 50 ईयर्स हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम बहुत डेवलप्ड होके आगे आया। फिर भी ड्यूरिंग आवर टेन्योर ऑफ दीज 50 ईयर्स, जर्नी ऑफ दीज 50 ईयर्स, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में आज भी कुछ खामियां हैं। वी आर विटनेसिंग सम वीकनेस इन आवर फाइनेंशियल सेक्टर, इन आवर फाइनेंशियल सिस्टम, विच आर एज फॉलोज। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पहला वीकनेस हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का, दैट वी लैक कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, बहुत सारे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हमारे बीच में हैं। मोस्ट ऑफ द वाइटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, और उसमें से मैक्सिमम जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो गवर्नमेंट ओन्ड है, दैट मीन्स वो गवर्नमेंट्स के हैं। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट इज ऑल्सो द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, एंड ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट के अंदर में बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, देन ऑब्वियसली दे आर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड। इन दीज सर्कमस्टांसेस द प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन अराइजेस, और इसी सिचुएशन में कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम अराइज होता है। As there is a multiplicity of institutions in the Indian financial system, there is a lack of coordination in the working of the institutions. और क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बहुत सारे गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, तो उनके आपस में बीच में काम करने के तौर तरीके अलग हैं, उनके आपस में कोऑर्डिनेशंस नहीं हो पाते हैं। That ultimately gives shock to our financial system. Second, monopolistic market structure. हमारे इंडिया में बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर ऑफ एलिफेंटाइल साइज। उनका साइज इतना ज़्यादा है, दे आर सो लार्ज दैट दे हैव क्रिएटेड अ एनवायरनमेंट ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट इन आवर फाइनेंशियल सिस्टम। हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका मार्केट साइज इतना ज़्यादा है कि दे हैव क्रिएटेड अ मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन इन आवर फाइनेंशियल सिस्टम। For instance, a major part of life insurance business in the hands of LIC. सबसे easiest example है कि आप जब LIC का नाम सुनते हो, जब आप लाइफ इंश्योरेंस का नाम सुनते हो, तो आपके माइंड में जो सबसे पहला लोगो, जो सबसे पहला कंपनी का नाम आता है, वो आता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं क्योंकि वो गवर्नमेंट ओन्ड है, क्यों नहीं कहीं उसका साइज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लार्ज है उसका साइज़। It has created a sense of monopoly in life insurance business. And obviously there is a major stake of government in this LIC. Life Insurance Corporation में गवर्नमेंट का बहुत अच्छा खासा स्टेक है। And you will not be surprised to know that LIC is going for an IPO. That means LIC का IPO भी आने वाला है, because government is going to sell its stake. तो LIC जो है अपने आप में इतना बड़ा साइज़ है कि जब आप आज लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सोचते हो, देन एक तरीके से LIC और लाइफ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दोनों आपस में इंटरचेंजेबल टर्म्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। बिकॉज जब आप LIC के बारे में सोचते हो, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सोचते हो, तो आपके माइंड में जो कंपनी का नाम आता है वो आता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एंड या वी हैव टू बिलीव टू सम एक्सटेंट LIC हैज़ क्रिएटेड अ मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन। द वीकनेस ऑफ दिस लार्ज स्ट्रक्चर इज दैट it could lead to inefficiency in the working or mismanagement or lack of effort in mobilizing savings of the public and so on. और एक एग्जाम्पल UTI, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कंपनी है। UTI, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मोर और लेस मोनोपोली क्रिएट करके रखा है UTI ने, ड्यू टू इट्स साइज, ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, मार्केट कैप।
इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि इतने बड़े लार्ज स्ट्रक्चर को लेकर चलने में वो इनएफिशिएंट हो जाते हैं धीरे धीरे, लैक ऑफ मैनेजमेंट होता है, और सेविंग्स को मोबिलाइज नहीं किया जाता, चैनलाइज नहीं किया जाता है ढंग से। दैट मीन्स कि पब्लिक की जो सेविंग्स हैं उनको मोबिलाइज या ढंग से चैनलाइज नहीं किया जाता है इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, जो बहुत बड़े लार्ज साइज में होते हैं, ड्यू टू मिसमैनेजमेंट, ड्यू टू लैक ऑफ मैनेजमेंट। अल्टीमेटली इसके कारण क्या होता है, अल्टीमेटली इट लीड्स टू रिटार्डेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इसके कारण हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री की धीमी हो जाती है, क्योंकि चैनलाइजेशन ही नहीं हो पाता है ढंग से आपके सेविंग्स का। नेक्स्ट आता है डोमिनेंस ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग। डेवलपमेंट बैंक्स का आप लोगों ने नाम सुना हुआ पहले भी। द डेवलपमेंट बैंक्स कॉन्स्टिट्यूट द बैकबोन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ऑक्यूपाइंग एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं, डेवलपमेंट बैंक्स कौन होते हैं, वो बैंक्स जो आपके इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग का बहुत अच्छा काम करते हैं। दैट मीन्स कि डेवलपमेंट बैंक्स इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। द इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग टुडे इन इंडिया इज लार्जली थ्रू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट। इंडिया में आज भी इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग मैक्सिमम गवर्नमेंट ओन्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा होता है, बोथ एट द नेशनल एंड रीजनल लेवल्स, चाहे रीजनल लेवल पे हो चाहे नेशनल लेवल पे हो। दीज डेवलपमेंट बैंक्स एक्ट एज डिस्ट्रीब्यूटिव एजेंसीज ओनली। और ये जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव एजेंसीज का काम करती हैं। सिंस दे डिराइव मोस्ट ऑफ द फंड्स फ्रॉम देयर स्पॉन्सर्स, क्योंकि ये मैक्सिमम फंड अपने स्पॉन्सर्स के थ्रू डिराइव करती हैं। एज सच दे फेल टू मोबिलाइज द सेविंग्स ऑफ द पब्लिक। और इसके कारण फंड्स जो उनके पास में सेविंग्स इकट्ठे होते हैं पब्लिक के, उनको मोबिलाइज या चैनलाइज नहीं कर पाते हैं। फॉर इंडस्ट्री अब्रोड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस हैज़ बिन अ रिजल्ट ऑफ institutionalization of personal savings through media like banks, LIC, pension, provident funds, unit trust and so on. And obviously क्योंकि institutionalization हो चुका है, LIC का हो, चाहे UTI का हो, चाहे पेंशन प्रोविडेंट फंड्स का हो, बहुत लार्ज साइज़ के हो चुके हैं ये लोग, इसलिए दिक्कतें होती हैं चैनलाइजिंग में फंड्स के, क्योंकि मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। But they play a less significant role in Indian financial system as far as industrial financing is concerned. Obviously, industrial financing का हमारे इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा असर नहीं है। However, in recent times, attempts are being made to raise funds from the public through issue of bonds. आज के डेट में पब्लिक से फंड रेज करने का एक बॉन्ड्स इशू करके पब्लिक से फंड्स रेज करने का तरीका निकाला गया है, या डिवेंचर्स इशू करके पब्लिक से भी फंड रेज किया जाता है। इट विल गो अ लॉन्ग वे इन फॉर्गिंग अ लिंक बिटवीन नॉर्मल चैनल्स ऑफ सेविंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मैकेनिज्म। और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में इसके कारण आपके फंड्स को चैनलाइज किया जाएगा ढंग से। इनएक्टिव एंड इरेटिक कैपिटल मार्केट। द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एनी कैपिटल मार्केट इज टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी कैपिटल मार्केट का सबसे बड़ा काम ही होता है कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करे। कैसे? थ्रू मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन टू प्रोडक्टिव वेंचर्स। सेविंग्स को मोबिलाइज करके, सेविंग्स को चैनलाइज करके और प्रोडक्टिव वेंचर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके। दैट मीन्स प्रोडक्टिव फंड वेंचर्स में पैसा लगा के, पार्क करके। एज फार एज इंडस्ट्रियल फाइनेंस इन इंडिया इज कंसर्न, जहाँ तक बात है इंडस्ट्रियल फाइनेंस का, कॉर्पोरेट कस्टमर्स आर एबल टू रेज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज थ्रू डेवलपमेंट बैंक्स। जहाँ तक इंडस्ट्रियल फाइनेंस का बात है, कॉर्पोरेट जो कस्टमर्स हैं वो फंड्स कहाँ से रेज करते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ से करते हैं, थ्रू डेवलपमेंट बैंक्स। सो दे नीड टू गो टू द कैपिटल मार्केट। इसलिए इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए उनको कैपिटल मार्केट में जाना पड़ता है, डेवलपमेंट बैंक्स के पास में जाना पड़ता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए। मोर ओवर दे डोंट रिजोर्ट टू कैपिटल मार्केट सिंस इट इज़ वेरी इरेटिक एंड इनएक्टिव। तो क्योंकि इंडस्ट्रियल फाइनेंस का जब ज़रूरत पड़ता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स कहाँ जाते हैं, डेवलपमेंट बैंक्स के पास में, पर वो कैपिटल मार्केट में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि कैपिटल मार्केट बहुत स्लो है, बहुत इरेटिक है और इनएक्टिव है आज भी हमारे इंडिया में कैपिटल मार्केट।
इन्वेस्टर्स टू प्रेफर इन्वेस्टमेंट्स इन फिजिकल एसेट्स टू इन्वेस्टमेंट्स इन फाइनेंशियल एसेट्स। और जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी फिजिकल एसेट्स में पैसा लगाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं देन इन कंपैरिजन टू फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट का जो वीकनेस है कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के लिए ऑब्वियसली गलत हिंट है, रिस्की हिंट है। नेक्स्ट आता है इम्प्रूडेंट फाइनेंशियल प्रैक्टिस। डेवलपमेंट बैंक्स का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस हो जाने के कारण, डेवलपमेंट बैंक्स का बहुत ज़्यादा वर्चस्व हो जाने के कारण हमारी इकोनॉमी में फाइनेंशियल प्रैक्टिस जो फाइनेंशियल प्रैक्टिस रहा वो इम्प्रूडेंट रहा, वो बढ़िया नहीं रहा है। द डेवलपमेंट बैंक्स प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द फंड्स इन द फॉर्म ऑफ टर्म लोन्स। डेवलपमेंट बैंक्स जो लोन देते हैं वो टर्म लोन्स के तरीके से देते हैं। सो देयर इज अ प्रीपोर्डेंस ऑफ डेट इन द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस। This predominance of debt capital has made the capital structure of the borrowing concerns uneven and lopsided। क्योंकि वो टर्म्स लोन्स के फॉर्म में देते हैं, फंड्स प्रोवाइड करते हैं, इसके कारण जो हमारा बोरोइंग स्ट्रक्चर है हमारे कैपिटल मार्केट का, हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो लॉपसाइडेड हो चुके हैं। And when corporates enterprise face any financial crisis, these financial institutions permit a greater use of debt than is warranted। It is against the traditional concept of sound capital structure। और फाइनेंशियल क्राइसिस के सिचुएशन में ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या परमिट दे देते हैं, क्या परमिशन दे देते हैं कि डेट का आप अधिक यूज़ करो, जितने का वारंटी उससे ज़्यादा का आप डेट ले सकते हो, जो कि साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए बढ़िया नहीं है किसी भी इकोनॉमी में। However, in recent time all efforts have been made to activate the capital market। आज की डेट में कैपिटल मार्केट को एक्टिवेट करने के लिए, इनएक्टिव पोजीशन से निकालने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। इंटीग्रेशन इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस बिटवीन डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आपस में इंटीग्रेट किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है। फॉर इंस्टेंस यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम ऑफ द UTI आर बीइंग ऑफर्ड टू द पब्लिक इन कोलैबोरेशन विद LIC। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया का एक स्कीम है यूनाइटेड लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, उसको मर्ज करके LIC के साथ में ऑफर किया जा रहा है पब्लिक को। Similarly, refinance and rediscounting facility provided by the IUBM aim at integration, thus the Indian financial system has become a developed one। और इस इंटीग्रेशन के प्रोसेस के थ्रू धीरे धीरे इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन फाइनेंशियल मार्केट, या इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल मार्केट्स के। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स को ट्रेड किया जाता है। फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स को ट्रेड किया जाता है। इन एडिशन टू एनेबलिंग एक्सचेंज ऑफ प्रीवियसली इशूड फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स फैसिलिटेट बोरोइंग एंड लेंडिंग बाय फैसिलिटेटिंग द सेल बाय न्यूली इशूड फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स क्या करते हैं? फैसिलिटेट करता है बोरोइंग एंड लेंडिंग को। दैट मीन्स अगर आप पैसा लोन लेना चाहो या पैसा लोन देना चाहो, उसको वो कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करता है बाय सेल ऑफ न्यूली इशूड फाइनेंशियल एसेट्स, नए नए फाइनेंशियल एसेट्स इशू करके। फंक्शन क्या है फाइनेंशियल मार्केट्स का, रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? पहला पॉइंट, बोरोइंग एंड लेंडिंग। फाइनेंशियल मार्केट्स परमिट द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन एजेंट टू अनदर फॉर आइदर इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन पर्पज। फाइनेंशियल मार्केट परमिट करता है फंड्स के ट्रांसफ़र को फ्रॉम वन एजेंट टू अनदर, एक से दूसरे के पास में, चाहे इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए हो या कंजम्पशन पर्पज़ के लिए हो, पर फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड करता है, परमिट करता है कि ट्रांसफ़र किया जा सके फंड। सेकेंड, प्राइस डिटर्मिनेशन। Financial markets provide vehicles for which prices are set for both newly issued financial assets and for the existing stock of financial assets। Financial markets बहुत हद तक फाइनेंशियल एसेट्स के जो न्यूली इशूड हैं और जो पुराने स्टॉक में हैं उन दोनों के उनके प्राइस को डिसाइड करने में बहुत हद तक काम करता है। थर्ड, इंफॉर्मेशन एग्रीगेशन एंड कोऑर्डिनेशन। फाइनेंशियल मार्केट्स एक्ट एज कलेक्टर्स एंड एग्रीगेटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन about financial assets values and the flow of funds from lenders to borrowers। फाइनेंशियल मार्केट्स कलेक्टर्स का काम करते हैं, दैट मीन्स कलेक्शन का काम भी करते हैं, और फ्लो ऑफ फंड कैसे मेंटेन रहे लेंडर और बोरोवर के बीच में, इसके ऊपर भी काम करते हैं। रिस्क शेयरिंग। फाइनेंशियल मार्केट्स ऑब्वियसली रिस्क शेयर करते हैं, किन के बीच में?
जो पैसा प्रोवाइड करता है और जो पैसा रिसीव करता है, दोनों के रिस्क को ये शेयर करता है फाइनेंशियल मार्केट। लिक्विडिटी, फाइनेंशियल मार्केट्स प्रोवाइड द होल्डर्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स विद द चांस टू रीसेल और लिक्विडेट दीज एसेट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल एसेट्स के जो होल्डर्स होते हैं कि वो अपने फाइनेंशियल एसेट्स को रीसेल कर सके या लिक्विडेट कर सके। दैट मीन्स लिक्विडेट मतलब जब जरूरत पड़े वो सेल करके पैसा ले सके रिटर्न में। एंड फाइनेंशियल मार्केट्स का लास्ट पॉइंट है दैट दे रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड इन्फॉर्मेशन कॉस्ट। ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। आपको डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंशिएट करना है बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट। पहला, ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट। इट इज़ दैट फाइनेंशियल मार्केट इज गवर्न एंड कंट्रोल्ड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज। जो हमारा ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट है उसके ऊपर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम किए गए हैं रेगुलेटरी बॉडीज़ के द्वारा, जिनके थ्रू वो कंट्रोल्ड होता है फॉर द बेटर इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। अनऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट वो होता है जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है किसी भी रेगुलेटरी बॉडी का। सेकंड, ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट्स में बैंक, कॉल मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड हाउसेज एटसेट्रा आर द प्लेयर्स इन सच मार्केट। ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट में प्लेयर्स कौन होते हैं? बैंक्स, कॉल मनी मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स हाउसेज, ये लोग होते हैं कंपोनेंट्स। अनऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट में कौन होते हैं? अनऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट क्योंकि कंट्रोल नहीं होता, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता, रेगुलेटरी बॉडीज़ के थ्रू कंट्रोल नहीं होता, पर यहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ फंड्स तो होता है। किसके किसके बीच में? महाजन, इंडिजिनियस बैंकर, प्राइवेट मनी लेंडर, इन लोगों के बीच में होता है। सेठ साहूकारों के बीच में से जिनको ज़रूरत है उनको पैसा दिया जाता है और इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। दैट मीन्स फ्लो ऑफ फंड होता है वहाँ पे उन लोगों के बीच में, बट वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, रेगुलेटेड नहीं होता है। थर्ड पॉइंट, रजिस्ट्रेशन। पार्टिसिपेटरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ दिस मार्केट आर रजिस्टर्ड अंडर एनी स्पेसिफिक रेगुलेटरी बॉडीज़। ऑर्गेनाइज मनी मार्केट के जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, पर अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो नॉट रजिस्टर्ड होते हैं किसी भी रेगुलेटरी बॉडीज़ के अंदर में। मॉर्टगेज, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट में बोरोवर्स को जो क्रेडिट दिया जाता है वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी के अगेंस्ट में। दैट मीन्स कोलेट्रल कितना दिया जा रहा है, सिक्योरिटीज़ कितना गिरवी रखा जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए लोन दिया जाता है। पर अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट में, अनऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट में जो लोन दिया जाता है वो विदाउट टेकिंग एनी मॉर्टगेज, बिना किसी मॉर्टगेज के दिया जाता है। नेक्स्ट, array of services. This market provides multifarious services to the entrepreneurs and others. Organized फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारे तरीक़ों के सर्विसेज दिए जाते हैं एंटरप्रेन्योर्स को भी। अनऑर्गेनाइज मार्केट में सिर्फ एक ही धंधा चलता है, वो होता है क्रेडिट, उधारी देना इंडिविजुअल्स को। ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर में पब्लिक का कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर है। दैट मीन्स कि जनरल पब्लिक रिस्पॉन्स, जनरल पब्लिक रिपोज देयर कॉन्फिडेंस इन दिस मार्केट। जनरल पब्लिक जो है वो अच्छा खासा कॉन्फिडेंस रखता है ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर में, एंड जनरल पब्लिक का बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है अनऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर में। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऑब्वियसली अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट्स, एंड बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट अनऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट से नहीं कर पाते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। नेक्स्ट आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन अ फाइनेंशियल सिस्टम। ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में आपको डिस्टिंग्विश करना है। पॉइंट्स सेम है जो ऊपर में थे। दैट मीन्स अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है। फर्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो रेगुलेटेड होते हैं बाय रेगुलेटरी बॉडीज़, कंट्रोल होते हैं बाय रेगुलेटरी बॉडीज़। अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड नहीं होते हैं, वहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता है जिनके थ्रू उनको रेगुलेट किया जा रहा हो बाय रेगुलेटरी बॉडीज़। फाइनेंशियल
ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर में आते हैं आपका बैंक कॉल मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड हाउसेस। अनऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर में आता है महाजन जो लोन देते हैं, इंडिजिनियस बैंकर छोटे मोटे बैंकर्स, प्राइवेट मनी लेंडर्स छोटे मोटे जो मनी लेंडर्स होते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का होता है, वहाँ पे जो कंपोनेंट्स होते हैं या पार्टिसिपेटरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, वो ऑब्वियसली दे गेट देयर सेल्फ रजिस्टर्ड अंडर स्पेसिफिक रेगुलेटरी बॉडीज़। पर अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कोई रेगुलेटरी बॉडीज़ ही नहीं होता, तो रजिस्ट्रेशन का बात ही नहीं आता है। मॉर्गेज ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्रेडिट आपको इसी बेसिस पे दिया जाता है कि आप कितने का मॉर्गेज रखते हो, आप कितना पैसा कोलेटरल सिक्योरिटी रखते हो। अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के केस में लोन दिया जाता है विदाउट टेकिंग एनी मॉर्गेज, वहाँ पे कोई चीज़ रखा नहीं जाता है गिरवी, क्योंकि वो पता होता है पैसा निकाल लेंगे। नेक्स्ट एरिया ऑफ एक्टिविटीज़, ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड और परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़ अक्रॉस इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। दे स्प्रेड देयर एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द कंट्री और इवन इन द फॉरेन कंट्रीज़। फॉरेन कंट्रीज़ में हो या अपने डोमेस्टिक कंट्री में हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है दे प्रोवाइड सर्विस, एंड अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो कुछ रीजन बेस्ड सर्विसेज देते हैं, स्पेसिफिक रीजन के लिए स्पेसिफिक एरिया में अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में अपना सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लोग वो अपने एरिया के लोगों को सिर्फ लोन देते हैं, अपने एरिया के लोगों को सिर्फ उधारी पे पैसा देते हैं, और पैसा नहीं मिलने पे निकाल लेते हैं, उनको आता निकालना अच्छे से। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं एज पर द गाइडलाइंस बाय ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं मेंटेन करते हैं, बिकॉज वो उनका ब्लैक का पैसा कहीं ना कहीं होता है मोस्टली। ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के केस में एनुअल अकाउंट्स पब्लिश किया जाता है, दैट मीन्स एनुअल रिपोर्ट वो लोग पब्लिश करते हैं, उनका कितने का प्रॉफिट लॉस रहा। अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के केस में कोई अकाउंट ना मेंटेन किया जाता है और कोई एनुअल रिपोर्ट निकाला जाता है, सारा पैसा ब्लैक मनी के तरीके से पैरेलल वे में मूव किया जाता है। एक एक्सप्लेनेशन आया था 2007 में, बोला गया था कि फाइनेंशियल एसेट्स रिप्रेजेंट लीगल, फाइनेंशियल एसेट्स आर पार्ट ऑफ एन इन्वेस्टर्स वेल्थ। फाइनेंशियल एसेट जो होता है वो इन्वेस्टर का वेल्थ का पार्ट भले हो सकता है, पर वो नेशनल वेल्थ का पार्ट नहीं होता है। यू हैव टू एक्सप्लेन इट। आपका क्या विचार है इस पर, यू हैव टू एक्सप्लेन इट। स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स रिप्रेजेंट लीगल क्लेम्स टू सम फ्यूचर बेनिफिट्स और कैश फ्लो। फाइनेंशियल एसेट आपके लिए क्या होता है? कोई भी एसेट, कोई भी फाइनेंशियल एसेट आपके लिए एसेट तब होता है जब आपको पता है फ्यूचर में उसके थ्रू मुझे कैश बेनिफिट मिलेगा, कैश फ्लो होगा वहाँ से। देयर वैल्यू वियर्स नो रिलेशन टू द फॉर्म फिजिकल अदरवाइज इन विच दिस क्लेम्स आर रिकॉर्डेड। ऐसा कुछ नहीं होता है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल एसेट जो वो इस तरीके के नाम के होंगे, इनका ये फॉर्म होगा। कोई भी फाइनेंशियल एसेट वो एसेट होता है जिसके थ्रू आपको फ्यूचर में कैश बेनिफिट, कैश फ्लो फ्यूचर में मिलेगा, वो आपके लिए फाइनेंशियल एसेट होता है। द एंटिटी दैट हैज एग्रीड टू मेक फ्यूचर कैश पेमेंट इज कॉल्ड द इशूअर ऑफ फाइनेंशियल एसेट। और वो एंटिटी जो ये रेडी हो जाता है इसके लिए कि फ्यूचर में कैश पेमेंट करेगा, उसे कहा जाता है इशूअर ऑफ फाइनेंशियल एसेट। द होल्डर ऑफ ऑनर ऑफ द फाइनेंशियल एसेट इज रेफर्ड टू इन्वेस्टर। और जो पैसा लगाता है किसी भी फाइनेंशियल एसेट में वो होता है इन्वेस्टर। दैट मीन्स कि अगर हम कहीं पे पैसा लगाते हैं तो हम होते हैं इन्वेस्टर, और जो हमें बाद में फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लायबल होता है कि मुझे मेरे पैसे बाद में वापस करेगा विद इंटरेस्ट, वो होता है इशूअर ऑफ फाइनेंशियल एसेट। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेजरी बिल इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
एक ट्रेजरी बिल इशू किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, वो भी क्या है, फाइनेंशियल एसेट है। उसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम हो जाएंगे इन्वेस्टर। वो जो इशू किया गया ट्रेजरी बिल वो हुआ फाइनेंशियल एसेट, और जो फ्यूचर में पे करेगा उस ट्रेजरी बिल के अगेंस्ट मुझे पैसा मेरा वापस, वो हो गया गवर्नमेंट, जिसे कहा जाता है इशूअर ऑफ फाइनेंशियल एसेट। क्योंकि उसी ने इशू किया था इस फाइनेंशियल एसेट को, हमने खरीदा, हमने पैसा लगाया तो हम हो गए इन्वेस्टर, और फ्यूचर में मेरा पैसा वापस करेगा जो जिसने, और कौन वापस करेगा मेरा पैसा, जिसने इशू किया था फाइनेंशियल एसेट, गवर्नमेंट, वो हुआ आपका इशूअर ऑफ फाइनेंशियल एसेट। सेकंड एग्जांपल आ शेयर इशूड बाय टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स मार्केट में शेयर लेके आता है अपने, तो टाटा मोटर्स मार्केट में शेयर्स इशू किया, तो इशूअर कौन हुआ, टाटा मोटर्स। फाइनेंशियल एसेट कौन सा है, शेयर, उसने क्या इशू किया, शेयर इशू किया। और पैसा किसने लगाया, हमने खरीदा, तो हम हो गए इन्वेस्टर। तो हमने पैसा लगाया फाइनेंशियल एसेट में, हम हो गए इन्वेस्टर। फाइनेंशियल एसेट कौन सा था, टाटा मोटर्स का शेयर, और इशू किसने किया, टाटा मोटर्स ने, तो इशूअर हो गया टाटा मोटर्स। नेक्स्ट, द इन्वेस्टर्स हैव अ क्लेम टू रिसीव यील्ड, डिविडेंड एंड अदर बेनिफिट्स। एंड हम जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने परचेज किया उस फाइनेंशियल एसेट्स को, जिन्होंने खरीदा, जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, हमें फ्यूचर में डिविडेंड या अदर बेनिफिट्स मिलेगा। वी आर एबल टू क्लेम इट इन फ्यूचर, हम लोग फ्यूचर में क्लेम कर सकते हैं, वी कैन क्लेम इन फ्यूचर। आउट ऑफ देयर सेविंग्स इन्वेस्टर्स आर होल्डिंग फाइनेंशियल एसेट्स और डिफरेंट टाइप्स। फाइनेंशियल एसेट्स कई तरीके के होल्ड किए जाते हैं। द इशूअर एंटिटी इन्वेस्टेड दोज इन इंडस्ट्री और एल्सोवेयर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। हमने बहुत सारे जगह पर, हम लोग हम इन्वेस्टर्स ने बहुत सारे जगह पर अपने फाइनेंशियल वेल्थ में अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। वो इंडस्ट्री जिन्होंने, वो इशूअर एंटिटीज़ जिन्होंने इशू किया था फाइनेंशियल एसेट, जिसके बदले में वो हमसे पैसा लिए थे, वो लोग डिफरेंट टाइप्स के इंडस्ट्रीज में वो पैसा लगाते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं, जिसके कारण कंपनी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाता है। इट क्रिएट्स टेंजिबल एसेट्स। अब वो लोग टेंजिबल एसेट क्रिएट करते हैं। द कैश फ्लो फॉर एन फाइनेंशियल एसेट इज यूजुअली जनरेटेड बाय सम टेंजिबल एसेट्स इन फाइनेंशियल मार्केट, दैट इज इन सेकेंडरी मार्केट। इन्वेस्टर्स कैन सेल देयर फाइनेंशियल एसेट्स और क्लेम। सेकेंडरी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, जहाँ पे ट्रेड किया जाता है ऑलरेडी इशूड फाइनेंशियल एसेट्स। तो सेकेंडरी मार्केट में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो अपने फाइनेंशियल एसेट्स को सेल कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, और उसके बदले में पैसा ले सकते हैं। इवन दे कैन ट्रांसफर इट एंड मे अवेल लोन बाय प्लेजिंग देयर एसेट्स इन अ बैंक। और अपने एसेट्स को मार्केट में प्लेस करके हम वहाँ से लोन भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शेयर्स, अगर आपके पास में किसी कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं, तो उस 10,000 शेयर्स का जो वैल्यू होगा, उतने वैल्यू का आप मार्केट से लोन उठा सकते हो बाय प्लेजिंग योर शेयर्स। आपने उन शेयर्स को गिरवी रख के आप बैंक से लोन उठा सकते हो कि देखिए इसका इतना वैल्यू आज के डेट में, तो आप मुझे इतने का लोन दे दो। तो आपने शेयर्स को गिरवी रख के उनके बदले में लोन उठा सकते हो बैंक से। सो दे आर एक्सरसाइजिंग फुल राइट ऑफ ओनरशिप। नेक्स्ट पैराग्राफ, फाइनेंशियल एसेट्स इन्वॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। फाइनेंशियल एसेट्स के साथ बहुत तरीके के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। द फर्स्ट इज द रिस्क एसोसिएटेड टू पोटेंशियल परचेजिंग पावर ऑफ द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। पहला रिस्क जो इन्वॉल्व होता है, एसोसिएटेड होता है, वो परचेजिंग पावर को लेके। दिस इज कॉल्ड परचेजिंग पावर रिस्क और इन्फ्लेशन रिस्क, इसे कहा जाता है इन्फ्लेशन रिस्क। द इशूअर और बोरोवर में बी डिफॉल्ट ऑन द ऑब्लिगेशन। ऐसा हो सकता है बाद में कि हम लोगों ने इन्वेस्ट कहीं पे कर दिया, फाइनेंशियल एसेट्स में हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, जिसने हमारा पैसा लिया था, जो बोरोवर था, बाद में वो हो सकता है पे ना कर पाए, उसके तरफ से डिफॉल्ट हो जाए पेमेंट में। इन्वेस्टर्स आर नॉट एबल टू रियलाइज देयर इन्वेस्टमेंट, और ऐसा हो गया और हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट को रियलाइज नहीं कर पाए। दैट मीन्स हमारा इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने इन कैश नहीं कर पाया, हमारा इन्वेस्टमेंट डूब गया। सामने वाले बंदे ने या सामने वाले कंपनी ने हाथ खड़ा कर दिया, उसने कहा कि वो हमें पेमेंट नहीं कर सकता, दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, उनके तरफ से डिफॉल्ट हो गया। ऑब्वियसली हमारा इन्वेस्टमेंट हम रियलाइज नहीं कर पाएंगे, हमारा इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा। दिस रिस्क इज कॉल्ड डिफॉल्ट रिस्क। इसे डिफॉल्ट या क्रेडिट रिस्क कहा जाता है। दैट मीन्स कि डिफॉल्ट होने का भी चांस रहता है। फॉर फाइनेंशियल एसेट्स हुज कैश फ्लो इज नॉट कन्वर्टेड इन इंडियन रुपीज, ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स जिसका कैश फ्लो इंडियन रुपी में टर्न नहीं हो पाता है, देयर इज अ रिस्क दैट द एक्सचेंज रेट विल चेंज एडवर्सली। कई बार हम पैसा अगर ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स में लगाते हैं कि बाद में रुपी का वैल्यू और नीचे गिर जाएगा, या एक्सचेंज रेट और नीचे गिर जाएगा,
फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज, अगर हम फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेन करेंसीज में हम ट्रेडिंग करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि $1 का वैल्यू आज ज़्यादा हो परचेज़ करते टाइम, बाद में सेल करते टाइम उस $1 का वैल्यू घट जाए, एडवर्सली गिर जाए, तो हमारा ऑब्वियसली क्या होगा, लॉस होगा। तो इस तरीके का लॉस जो फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड करते टाइम होता है उसे कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। इन्वेस्टर्स आर एंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ दीज फाइनेंशियल एसेट्स एज वेल एज दे आर अंडरटेकिंग रिस्क ऑन देयर एसेट्स। और इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं बेनिफिट्स तो भले इंजॉय करते हैं अपने फाइनेंशियल एसेट्स के अगेंस्ट में, दे आर ऑल्सो अंडरटेकिंग रिस्क, रिस्क भी तो ले रहे हैं, पैसा डूब भी सकता है, हो सकता है बोरोवर की तरफ से डिफ़ॉल्ट हो जाए, पेमेंट ही ना करे, या हो सकता है कि हम फॉरेन एक्सचेंज में पैसा लगाते हैं, फॉरेन करेंसीज में हम ट्रेडिंग करते हैं, बाद में वैल्यू एडवर्सली गिर गया नीचे, तो ऑब्वियसली हमारा लॉस होगा। तो बेनिफिट्स तो एंजॉय करते हैं इन्वेस्टर्स, पर दे ऑल्सो शेयर रिस्क। कंट्री विल नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रोवाइड गारंटी टू द इन्वेस्टर्स। और इन तरीके के फाइनेंशियल एसेट्स में जब आप पैसा लगाते हो तो कंट्री, कोई भी आपका जो देश है, वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं रहता है। सो द फाइनेंशियल एसेट्स इनोवेटेड एंड इशूड बाय द एंटिटी आर पार्ट ऑफ इन्वेस्टर्स वेल्थ, नॉट पार्ट ऑफ द नेशनल वेल्थ। और इसलिए ये जो फाइनेंशियल एसेट्स जो कि इशू किए जाते हैं कॉर्पोरेट्स के द्वारा, एंटिटीज़ के द्वारा, वो इन्वेस्टर्स के वेल्थ का पार्ट भले हो सकते हैं, वो नेशनल वेल्थ का पार्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट रोल डू रेगुलेटर्स प्ले इन अ फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम में रेगुलेटर्स का क्या हाथ होता है? दैट मीन्स फाइनेंशियल रेगुलेटर्स जो होते हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या फंक्शंस होता है फाइनेंशियल रेगुलेटर्स का फाइनेंशियल सिस्टम में। पहला, कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, कंट्रोल ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर में भी नज़र रखता है रेगुलेटर। जो रेगुलेटर्स होते हैं, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स होते हैं, वो अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर में भी नज़र रखते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ unorganized financial market hampers the development of an economy and causes inefficient utilization of capital। और अनऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट के कारण इकोनॉमी के डेवलपमेंट को हैम्पर करता है, क्योंकि अनयूटिलाइज्ड कैपिटल बहुत सारा पड़ा रहता है। सेकंड, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, दे अंडरटेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। दिस in turn brings confidence among the investors about the safety and the transparency of the dealings in financial market। जो रेगुलेटर्स होते हैं, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स होते हैं, जो रेगुलेटिंग एजेंसीज हैं, वो इन्वेस्टर के पैसे के ऊपर में नज़र रखती है कि डूबे ना। दे कीप अ चेक ऑन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। दे अंडरटेक मेजर्स, वो ऐसे ऐसे मेजर्स लेते हैं, ऐसे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, कि इन्वेस्टर का पैसा ना डूबे। दिस इन टर्न ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस, और ये कॉन्फिडेंस लेके आता है इन्वेस्टर्स के बीच में। दे फील सेफ ड्यू टू ट्रांसपेरेंसी इन डीलिंग्स इन फाइनेंशियल मार्केट, और इसके कारण वो कॉन्फिडेंस उनका बूस्टअप होता है और वो और फंड इन्वेस्ट करते हैं, पंप इन करते हैं इकोनॉमी में, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका इंटरेस्ट का ख्याल मार्केट रेगुलेटर रखता है। थर्ड, कोऑर्डिनेटर, इट एक्ट्स एज अ कोऑर्डिनेटर among the different components of financial system। फाइनेंशियल सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए कोऑर्डिनेटर का काम करता है आपका रेगुलेटर। कोऑर्डिनेशन इज पॉसिबल ओनली थ्रू प्रॉपर कंट्रोल मैकेनिज्म। फोर्थ पॉइंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मार्केट रेगुलेटर या फाइनेंशियल रेगुलेटर जो होता है वो आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत मदद करता है। इट ऑर्गेनाइजेज द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम एंड दस द फाइनेंशियल सिस्टम एज अ होल एंड दस हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय ऑर्गेनाइजिंग द कैपिटल। डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं फाइनेंशियल सिस्टम के, उनको ऑर्गेनाइज करके रखता है, उनके सिस्टम्स को, वेरियस एक्टिविटीज़ को चेक पे रखता है, जिसके थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है फाइनेंशियल रेगुलेटर या मार्केट रेगुलेटर। कंट्रोल ओवर शेयर मार्केट, सेबी, शेयर मार्केट के ऊपर में फाइनेंशियल रेगुलेटर या मार्केट रेगुलेटर्स जो हैं वो कंट्रोल करके रखते हैं, टू कीप अ चेक। इट हेल्प्स इन द सेटिंग अप ऑफ अ फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट जो ट्रेडिंग करते हैं हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, उसको सेबी पूरा का पूरा कंट्रोल करके रखता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट रजिस्ट अनसर्कुलस प्रैक्टिसेस, वहाँ पे जो फालतू टाइप के प्रैक्टिसेस होते हैं, इलीगल प्रैक्टिसेस होते हैं, इलीगल ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस होते हैं, लाइक स्पेकुलेशन विच आर एम्ड एट चीटिंग द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को चीट करने के लिए बहुत तरीके के पैतरे अपनाए जाते हैं शेयर मार्केट में, उन सब पे चेक रखता है हमारा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक फाइनेंशियल रेगुलेटर है, मार्केट रेगुलेटर है, जो कंट्रोल करके रखता है, रूल्स
रेगुलेशंस बाय लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के सेबी के रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। इट इंट्रोड्यूसेस डिफरेंट पॉलिसीज टू कंट्रोल द फाइनेंशियल मैटर्स। बहुत सारे पॉलिसीज को फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर्मुलेट करते रहते हैं, ले डाउन करते रहते हैं हमारे फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, मार्केट रेगुलेटर्स। विद द एडवेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, horizon of financial market and financial institutions is also increasing। फाइनेंशियल सिस्टम जितना बढ़ते जा रहा है जितना इसका होराइजन बढ़ते जा रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बढ़ते जा रहे हैं। दस देयर एग्जिस्ट अ नीड फॉर प्रॉपर पॉलिसीज टू एक्सरसाइज प्रॉपर कंट्रोल ओवर देम। और क्योंकि बढ़ते जा रहा है फाइनेंशियल मार्केट का साइज, देयर इज अ नीड फॉर प्रॉपर पॉलिसीज टू कंट्रोल देम। The overall financial system will not function efficiently if regulators do not play their role efficiently। Obviously, अगर financial regulators अच्छे से अपना रोल परफॉर्म ना करें, स्ट्रिक्टली रेगुलेट एंड कंट्रोल ना करें पूरे फाइनेंशियल मार्केट को, देन कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। दस देयर इज एन इनएविटेबल नीड फॉर रेगुलेटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसलिए ज़रूरी है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने वर्क्स को विथ प्रॉपर एथिक्स परफॉर्म करें। डिस्कस द मेजर चेंजेस इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम सिंस द अर्ली 1990s। 1990s के बाद से इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में क्या मेजर चेंजेस आए हैं। फाइनेंशियल सिस्टम में भी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड क्लोजली कनेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ एन इकोनॉमी। फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? कॉम्प्लेक्स एंड क्लोजली कनेक्टेड सिस्टम है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का किसी भी इकोनॉमी के अंदर में। इट कवर्स बोथ क्रेडिट एंड कैश ट्रांजेक्शन। ये कैश ट्रांजेक्शन भी कवर करता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी कवर करता है। इट हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है फाइनेंशियल सिस्टम का, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत मदद करता है। Post 1990s, this phase can be directly described as the part of the globalization. The notable development during this phase can be summarized as 1990 के फेज में, 1990 के दशक में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए। फॉर एग्जाम्पल, पहला, प्राइवेटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्राइवेटाइज कर दिया गया। सेकंड, बी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेवलप्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इस्टेब्लिश किया गया बहुत सारे डेवलप्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। थर्ड, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में बहुत बदलाव लाया गया, रीऑर्गेनाइज किया गया। डी, वेरियस चेंज इन वर्किंग ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का जो वर्किंग प्रोसीड्योर है उसमें बहुत बदलाव लाया गया। इंट्रोडक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स का इंट्रोडक्शन हुआ। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी। ऑब्वियसली सेबी का एस्टेब्लिशमेंट सबसे बड़ा एक तरीके से इवेंट रहा हुआ है 1990 के दशक में, क्योंकि सेबी बहुत अच्छा मार्केट रेगुलेटर है। द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम टर्न टू बी ड्रिवन बाय द मार्केट फोर्सेस विद एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल सिंकिंग। अ कमिटी विद 3 Narasimham as the chairman was formed to initiate the economic reforms suggested by the then finance minister Dr. Manmohan Singh through his budget in 1991। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सजेशंस लेके आए एज फाइनेंस मिनिस्टर अंडर द chairmanship of Sri Narasimham of an economic committee। बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए 1990 के दशक में। सेकंड, चेंजेस इन द बैंकिंग सेक्टर। आरबीआई का जो कंट्रोल था उसको लिटिल बिट लूज किया गया, जिसके कारण बैंक्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड किया जा सके कि वो मैनेज कर सकें अपने ऑपरेशंस को। प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स वर गिवन द परमिशन टू ओपन ब्रांचेस। प्राइवेट बैंक्स को भी अलाउ किया गया कि अपने ब्रांचेस को ओपन करें, फॉरेन बैंक्स को भी जगह दिया गया, सो दैट कि इक्वल प्लेइंग फील्ड दिया जा सके प्राइवेट बैंक्स को, गवर्नमेंट बैंक्स को एंड फॉरेन बैंक्स को, इन ऑर्डर टू इंश्योर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी ऑफ द ऑपरेशंस में और ट्रांसपेरेंसी रहे और क्लियर रहे। प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड। बहुत सारे अकाउंटिंग नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए। द रेट ऑफ CRR एंड SLR वॉज रिड्यूस्ड। CRR और SLR के जो रेट्स थे उनको भी रिड्यूस किया गया। बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन, अ रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी वॉज एस्टेब्लिश विद इन RBI। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में एक बोर्ड बनाया गया, एक रेगुलेटरी बोर्ड बनाया गया जो कि रिव्यू करते रहेगा
कंटिन्यूसली, उसका नाम था बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। थर्ड, चेंजेस इन द इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया गया, इंश्योरेंस सेक्टर वॉज प्राइवेटाइज एंड IRDA, IRDA, IRDA का फुल फॉर्म होता है, लिख लेना आप लोग, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दैट मीन्स कि इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया गया एंड IRDA वॉज एस्टेब्लिश्ड। IRDA full form Insurance Regulatory Development Authority of India was established to keep a check on the proper entry of private enterprise in the insurance sector, so that कि IRDA कहीं ना कहीं चेक रखे कि प्राइवेट इंटरप्राइजेस कैसे परफॉर्म एंड ऑपरेट कर रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर में। चेंजेस इन द कैपिटल मार्केट, द मेजर रिफॉर्म्स इन द कैपिटल मार्केट कंसिस्टेड ऑफ, कैपिटल मार्केट में बहुत सारे चेंजेस लाए गए। पहला, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी was done in 1988। 1988 में सेबी को इस्टेब्लिश किया गया, बट इट गॉट पावर्स इन 1992 में उसे पावर दिया गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वॉज क्रिएटेड इन 1992, NSE को क्रिएट किया गया 1992 में। 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज विथ नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स क्रिएट किया गया 1992 में, जिसका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ 1994 में, ऑपरेशनल हो गया। दैट मीन्स 1994 से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज काम भी करने लगा, वहाँ पे ट्रेडिंग्स भी स्टार्ट हो गए एंड कम्पीटेड विद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये कंपटीशन में आ गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के BSE। थर्ड, सी नंबर, न्यू म्यूचुअल फंड ऑपरेटर्स अलाउड इन 1993-1994। 1993-1994 में और भी कई म्यूचुअल फंड ऑपरेटर्स को अलाउ किया गया मार्केट में एंड शेयर डिपोजिटरी वॉज अलाउड। शेयर डिपोजिटरी एक प्रोसेस होता है जिसको अलाउ किया गया उसी फेज में। चेंजेस इन द एटीट्यूड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एटीट्यूड में बहुत सारे चेंजेस लाए गए। दे स्टार्टेड वर्किंग एट कर्टेलिंग द अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हेयर बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इस चीज़ पे काम करना चालू किया कि कैसे कर्टेल किया जाए जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स हैं, बेकार के खर्चे हैं, जिसके कारण उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। दे ऑल्सो प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सर्विसेज अलॉन्ग विद फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंट के साथ फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करने लगे हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। IT वॉज इंट्रोड्यूस इन द इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया गया इंडस्ट्री में विथ री एलोकेशन री बैंकिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसके थ्रू पूरे का पूरे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को रीवैम्प किया गया। HR डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट भी किया गया, ह्यूमन रिसोर्स का भी डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट किया गया। ये बहुत सारे चेंजेस लाए गए फाइनेंशियल सिस्टम में हमारे। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हैज़ टू अंडरगो ग्रेट चेंजेस एंड इज स्टिल ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। कंटिन्यूसली हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और डेवलपमेंट भी हो रहा है। कंसिडरिंग द चेंजेस इट हैज़ गॉन थ्रू, it has can be rightly said that the development of Indian financial system, our country is also proceeding from a developing nation to a developed nation। और इन सारे चेंजेस को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमारा कंट्री बहुत जल्दी डेवलप्ड नेशन बन जाएगा, गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग नेशन। नेक्स्ट, व्हाट डू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के ग्लोबलाइजेशन क्या होते हैं? व्हाट डू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, फाइनेंशियल मार्केट्स को ग्लोबलाइज करना क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है, व्हाट डू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट मीन्स द इंटीग्रेशन of a country's local financial system। What do you mean by globalization of financial market? फाइनेंशियल मार्केट की ग्लोबलाइजेशन जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है? 2006 में क्वेश्चन आया था। ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ अ कंट्री लोकल फाइनेंशियल सिस्टम विद द इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल मार्केट को ग्लोबलाइज कैसे करते हो? सिंपल सा बात है, आपका जो लोकल फाइनेंशियल सिस्टम है, जो आपकी कंट्री का नेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है, जब आप उसको इंटीग्रेट कर देते हो, मिला देते हो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के साथ में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट के साथ में, वही होता है ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। दिस इंटीग्रेशन टिपिकली रिक्वायर्स दैट गवर्नमेंट्स लिबरलाइज द डोमेस्टिक फाइनेंशियल सेक्टर एंड द कैपिटल अकाउंट। इसका सिंपल सा मतलब है कि गवर्नमेंट क्या करे, लिबरलाइज कर दे, इंडिपेंडेंट कर दे डोमेस्टिक फाइनेंशियल सेक्टर्स को और कैपिटल अकाउंट को। इंटीग्रेशन टेक्स प्लेस व्हेन लिबरलाइज्ड इकोनॉमिक्स एक्सपीरियंस एंड इंक्रीज इन क्रॉस कंट्री कैपिटल मूवमेंट। और जब आप लिबरलाइज कर देते हो, इंडिपेंडेंट कर देते हो अपने डोमेस्टिक फाइनेंशियल सेक्टर को
तो क्रॉस कंट्री कैपिटल मूवमेंट होने लगता है, जिसमें बाहर से कैपिटल आना एंड बाहर कैपिटल जाना, इनका मूवमेंट होने लगता है, इंक्लूडेड इन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल बोरोवर्स एंड लेंडर्स इन द इंटरनेशनल मार्केट, और जिसके थ्रू बाहर से भी लेंडिंग एंड बोरोइंग का प्रोसेस चालू हो जाता है। एंड अ वाइड स्प्रेड यूज ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, और हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का भी यूज़ करते हैं लेंडिंग एंड बोरोइंग पर्पज़ के लिए। डेवलप्ड कंट्रीज आर द मोस्ट एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सबसे अधिक इस ग्लोबलाइज फाइनेंशियल प्रोसेस में पार्टिसिपेंट्स हैं, सबसे बड़े एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं। द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट लीड्स टू अ मोर फाइनेंशियली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जब होगा फाइनेंशियल मार्केट्स का तो फाइनेंशियल वर्ल्ड और इंटरकनेक्टेड होगा बेहतर ढंग से, एंड अ डीपर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स, और फाइनेंशियल इंटीग्रेशन और बेहतर तरीके से होगा। फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन कैन कैरी सम रिस्क, ऑब्वियसली फाइनेंशियल जब ग्लोबलाइजेशन होगा जो आपका नेशनल फाइनेंशियल मार्केट इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट के साथ इंटीग्रेट होगा, तो देन देयर आर सम एसोसिएटेड रिस्क विद दैट। These risks are likely to appear particularly in the short run when countries open up. Liberalization can also lead to financial crisis when it is not well managed. और liberalization आपके लिए घातक सिद्ध होता है अगर well managed ना हो। If the right financial structure is not in place or not put in place while integrating, liberalization followed by capital inflows can deviate the health of the local financial system. अगर लाइब्रेशन के प्रोसेस के थ्रू जब आप अपने इकोनॉमी को लाइब्रलाइज करते हो, जो अपने फाइनेंशियल सिस्टम को लाइब्रलाइज करते हो, इंडिपेंडेंट करते हो कि वो इंटीग्रेट हो सके इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के साथ में, उस टाइम अगर आपका फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है तो ऑब्वियसली आपके लोकल फाइनेंशियल सिस्टम को धक्का लगेगा, आपके लोकल फाइनेंशियल सिस्टम को हार्म पहुँचेगा। कौन कौन से फैक्टर्स रहे जो रेस्पॉन्सिबल्स रहे इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के लिए, फाइनेंशियल मार्केट के इंटीग्रेशन के लिए, विथ दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ लोकल फाइनेंशियल मार्केट विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट के इंटीग्रेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल रहे। पहला, डीरेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। ग्लोबल कंपटीशन हैज फोर्स गवर्नमेंट्स टू डीरेगुलेट और लाइबरलाइज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स सो दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन कंप्यूट इफेक्टिवली अराउंड द वर्ल्ड। क्योंकि ग्लोबल कंपटीशन कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, इसके कारण गवर्नमेंट्स भी कहीं ना कहीं फोर्स्ड हो गई कि वो डीरेगुलेट करे या लिटिल भी छूट दे, लाइब्रलाइज करे अपने वेरियस फाइनेंशियल मार्केट के एस्पेक्ट्स को। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। मैनी इन्वेस्टर्स कैन मॉनिटर ग्लोबल मार्केट्स एंड साइमल्टेनियसली असेस हाउ दिस एफिशिएंसी मैनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज इन द लास्ट 3 डिकेड्स हैव इंक्रीज्ड। पिछले 3 दशक में टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस कंटिन्यूसली बढ़ते गए, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आते गया। मैनी इन्वेस्टर्स कैन मॉनिटर ग्लोबल मार्केट, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो ग्लोबल मार्केट को मॉनिटर भी करते हैं एंड दे कैन साइमल्टेनियसली असेस हाउ दिस इंफॉर्मेशन विल इम्पैक्ट द रिस्क रिटर्न प्रोफाइल ऑफ देयर पोर्टफोलियोज। और वो ये बेहतर समझते हैं, फॉरेन मार्केट्स को देख के, फॉरेन फाइनेंशियल मार्केट्स के परफॉर्मेंस को देख के बहुत इजीली असेस कर सकते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स कि उनके लोकल पोर्टफोलियो पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केट में जो भी चेंजेस आते हैं उनका इफेक्ट हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर में, इंडियन शेयर मार्केट के ऊपर में इफेक्ट आता ही है। इंक्रीज्ड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव बीन इंक्रीजिंग एंड दे आर विलिंग टू ट्रांसफर फंड्स अक्रॉस द नेशन बॉर्डर्स टू इम्प्रूव पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं एंड दे आर विलिंग टू ट्रांसफर फंड्स, और वो रेडी हैं फंड्स ट्रांसफ़र करने के लिए अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स, अक्रॉस द टेरिटरी टू इम्प्रूव पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, सो दैट कि उनकी पोर्टफोलियो अधिक से अधिक डाइवर्सिफाई हो पाए, उनका इन्वेस्टमेंट अधिक से अधिक डाइवर्सिफाई हो सके, विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री उनके पोर्टफोलियोज बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन क्या है? सिक्योरिटाइजेशन को अगर आपको समझना है, एक इंसिडेंट है, लेट अस सपोज कोई एक बैंक है, बैंक लेट अस सपोज 10 लाख का लोन किसी को देती है, 10 लाख का लोन सैंक्शन करती है। 10 लाख का लोन या फंड सैंक्शन करने के बाद में ऑब्वियसली 10 लाख कैश कम हो जाएंगे किसी भी बैंक के पास में। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ द बैंक विल ऑपरेट इट्स एक्टिविटीज़, क्योंकि 10 लाख कैश उसके पास से निकल गया है, किसी और को लोन दे दिया गया है और 10 साल के लिए दिया गया है, दैट मीन 10 साल बाद वो 10 लाख का लोन
रिटर्न किया जाएगा धीरे धीरे करके इन EMIs, इन इंस्टॉलमेंट्स। तो 10 लाख का कैश का तो कमी हो गया ना बैंक की तरफ से। तो बैंक के फंड में 10 लाख की कमी हुई क्योंकि उसने 10 लाख का लोन दिया किसी को, 10 साल के बाद में वो रिपे किया जाएगा। दैट मीन्स थ्रू अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स धीरे धीरे करके रिपे किया जाएगा। पर एट प्रेजेंट 10 लाख का तो कमी हुआ ना फंड में बैंक के पास में। तो बैंक क्या करता है, बैंक एक स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट करता है, SPV। बैंक एक स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट करता है। वहाँ पे ये जो रिसीवेबल्स है ना, ये जो लोन दिया है, क्योंकि बैंक ने लोन दिया किसी को, तो बैंक के लिए क्या हो गया, एसेट। बैंक वो लोन बाद में क्या करेगा, लोन का जो पैसा दिया उसको रिपे किया जाएगा, बैंक के लिए ये हो गया एसेट। क्योंकि बैंक ने लोन दिया है, फ्यूचर में उसे पैसा मिलेगा वापस, तो बैंक के लिए हुआ ये एसेट। बैंक के पास में और जो रिसीवेबल्स होते हैं जो बाद में फ्यूचर में किसी से रिसीव करेंगे, इन सारे रिसीवेबल्स और लोन को बैंक समराइज करके टोटल कर देता है, बंडलिंग करता है इनका, बंडलिंग करके वो एक SPV बनाता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। दैट मीन्स को दिखाता है कि देखो मेरे को फ्यूचर में इतने इतने पैसे टोटल मिलने हैं अपने कस्टमर से जिनको मैंने लोन दिया है या जहाँ से मेरा रिसीवेबल्स बनता है। और इस स्पेशल पर्पस व्हीकल को क्रिएट करके इसके थ्रू दिखाता है कि मेरा इतना का रिसीवेबल है फ्यूचर, मेरे इतने इन्वेस्टमेंट्स मार्केट में हैं, जहाँ से मुझे मार्केट में मेरे इतने पैसे लगे हुए हैं, जहाँ से मुझे इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट में इंटरेस्ट भी मिलेगा और ये पैसा मेरा वापस भी आएगा विद अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इस स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू बैंक क्या करता है, मार्केट में इन्वेस्टर्स को सेल करता है ये स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू अपने डिपॉजिट्स। दैट मीन्स मार्केट में बोलता है स्पेशल बैंक कि देखो मेरे इतने पैसे मार्केट में लगे हुए हैं, फ्यूचर मुझे इतने पैसे वापस मिलेंगे, तो ये मेरे लिए हुए एसेट्स। आप मेरे इन एसेट्स को देख के, क्योंकि मेरे एसेट्स का वैल्यू अच्छा खासा है, आप मेरे इन एसेट्स को देख के, बैंक के इतने एसेट्स को देख के, बैंक के लिए लोन हमेशा एसेट्स होता है, आप मेरे इतने सारे एसेट्स के अमाउंट को देख के आप मेरे बैंक के डिपॉजिट्स परचेज करो। बैंक डिपॉजिट्स इशू करता है और इन्वेस्टर्स आके मार्केट में उसके डिपॉजिट्स को परचेज करते हैं, उसके बदले में उसको पैसा देते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 10 लाख रुपये उसने लोन पे दिया था, वो 10 लाख रुपये उसे 10 साल में 10 लाख रुपये आता है धीरे धीरे करके। इसके पास में 10 लाख का शॉर्टेज हो गया क्योंकि इसके पास से फंड निकल गया था। तो बैंक ने क्या किया, स्पेशल पर्पज व्हीकल बना दिया, उसमें दिखा दिया कि देखो मेरा इतना इतना पैसा मार्केट में फंसा हुआ है, मार्केट में इतना ऐसा पैसा है, मेरा एसेट्स है, ये रिसीवेबल्स है फ्यूचर में। इस एसेट को दिखा के मार्केट से क्या करता है, मार्केट में डिपॉजिट्स इशू कर देता है, मार्केट में एक तरीके से मार्केट से पैसा उठा लेता है वापस लोन के तरीके से, और इन्वेस्टर्स आके परचेज कर लेते हैं इसके डिपॉजिट्स को और फिर से इसके पास में फंड अवेलेबल हो जाता है। ये होता है पूरा का पूरा सेक्युरिटाइजेशन का प्रोसेस। तो सेक्युरिटाइजेशन द प्रोसेस ऑफ पुलिंग एंड रीपैकेजिंग ऑफ होमोजेनियस illiquid फाइनेंशियल एसेट्स इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज दैट कैन बी सोल्ड टू इन्वेस्टर्स। एक तरीके से यहाँ पे क्या किया गया, पुलिंग किया गया, रीपैकेजिंग किया गया इन लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स को। क्यों, क्योंकि उसके पास में जो 10 लाख का जो वो लोन दिखा रहा था, जो 10 लाख का एसेट दिखा रहा था कि देखो मैंने 10 लाख का लोन दिया हुआ है, 10 साल में मुझे पैसा मिलेगा, तो इस 10 लाख के एसेट को, ये अपने आप पे तो इलिक्विड था ना 10 लाख का एसेट, सिर्फ अकाउंट्स के उसके बैलेंस शीट पे दिख रहा था कि भाई 10 लाख का एसेट स्टैंड करता है, 10 लाख का एसेट स्टैंड करता है। तो क्या वो लिक्विड था? नहीं, 10 लाख का एसेट दिखाने के लिए था, पर पैसे की तो फंड की जरूरत मुझे तुरंत है ना, बैंक को तुरंत पैसे की जरूरत है क्योंकि 10 लाख का शॉर्टेज है उसके पास में फंड का, वो इलिक्विड एसेट है। तो वो उसने क्या किया, रीपैकेजिंग कर दिया, बंडलिंग कर दिया उसी इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स को और मार्केटेबल सिक्योरिटीज बना के उसे सिक्योरिटीज बना के सेल कर दिया इन्वेस्टर्स को और वहाँ से फंड्स से फिर से वापस मिल गया। द प्रोसेस लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट रिप्रेजेंट ओनरशिप इंटरेस्ट इन और आर सिक्योर्ड बाय सेग्रीगेटेड इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स और पूल ऑफ एसेट्स। तो ये एसेट्स जो थे इनका पुल बनाया, इनको बंडलिंग किया गया कि अरे 10-10 लाख करके मेरे मार्केट में अगर 10 जगह दिए हुए तो 1 करोड़ का मैं मार्केट में एसेट्स है, 1 करोड़ का मैं मार्केट में लोन दिया हुआ है, ये मेरे लिए एसेट्स है। तो उस 1 करोड़ का एसेट्स को दिखा के उसने क्या किया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज इशू कर दिया जिसके बदले में उसने इन्वेस्टर से वापस पैसा ले लिया। द पूल ऑफ एसेट्स आर कॉल्ड कोरलाइज्ड सिक्योरिटीज। दीज एसेट्स आर जनरली सिक्योर्ड बाय पर्सनल और रियल प्रॉपर्टीज। और ये जो एसेट्स होते हैं ना, ये सिक्योर्ड किए जाते हैं कैसे, बाय पर्सनल और रियल प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल्स और इक्विपमेंट लोन्स। नेक्स्ट,
देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, 4 स्टेप्स होते हैं सिक्योरिटाइजेशन के, जो मैंने बताया आपको कि ये पूरा प्रोसेस होता है सीक्वेंस में। तो सिक्योरिटाइजेशन के 4 स्टेप्स हैं। पहला, स्पेशल पर्पस व्हीकल का क्रिएशन। स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएटेड टू होल्ड टाइटल ऑफ एसेट्स। ये जितने भी एसेट्स हैं ना, इनका टाइटल बनाया एक तरीके से उनको बंडलिंग किया एक जगह पे और उसका नाम दे दिया स्पेशल पर्पस व्हीकल। इसके अंदर में देखो मेरे 10-10 लाख के 10 लोन हैं अगर, तो 1 करोड़ का मेरा लोन है मार्केट में, ये मेरे लिए एसेट है। सेकंड, ओरिजिनेटर और होल्डर ऑफ एसेट्स सेल्स द एसेट्स टू द एसपीबी। जो ओरिजिनेटर होता है, जो होल्डर ऑफ एसेट्स होता है, वो कौन है? बैंक है। वो क्या करता है? इन एसेट्स को सेल कर देता है मार्केट में टू द एसपीबी। थर्ड, द एसपीबी विद द हेल्प ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बैंकर रिसीव सिक्योरिटी विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू इन्वेस्टर्स। जो स्पेशल पर्पज व्हीकल होता है वो क्या करता है? एक इन्वेस्टमेंट बैंकर का हेल्प लेके मार्केट में सिक्योरिटीज को इशू कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इन्वेस्टर्स को। द एसपीबी पेज द ओरिजिनेटर फॉर द एसेट्स विद प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ सिक्योरिटीज। और वहाँ से जो सेल किया गया सिक्योरिटीज को इन्वेस्टर्स को, वहाँ से जो पैसा है उसको वापस बैंक को दे दिया जाता है स्पेशल पर्पज व्हीकल के द्वारा। तो फिर से बैंक के पास में पैसा वापस आ जाता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है सिक्योरिटाइजेशन का। अ सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग पार्टीज। इसमें कौन कौन से पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं? पहला, ओरिजिनेटर, द इनिशियल ओनर ऑफ द एसेट हु हैज अ लोन एग्रीमेंट विद द बोरोवर्स। पहला, जो इनिशियल ओनर था एसेट का, जिसका लोन एग्रीमेंट है बोरोवर्स के साथ में। दूसरा, इशू, इशूअर मीन्स हु इशूज डेट इंस्ट्रूमेंट्स, जो इशू करेगा ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स को। तीसरा, इन्वेस्टमेंट बैंकर, जो हेल्प करता है ट्रांजेक्शन्स को स्ट्रक्चर करने में और जो अंडर राइटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रेटिंग एजेंसीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होते हैं, जो आपको असाइन करती है क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट इन्हांसर, क्रेडिट सपोर्ट हेल्प कर, क्रेडिट सपोर्ट देने के लिए, गारंटी देने के लिए कुछ बैंक्स आगे खड़ी होती हैं, वो होती हैं क्रेडिट इन्हांसर। सर्विस प्रोवाइडर, दे कलेक्ट पेमेंट्स ड्यू ऑन द अंडरलाइंग एसेट्स। ये जो अंडरलाइंग एसेट्स जो बताया गया, इनके ऊपर में क्या करते हैं? पेमेंट्स कलेक्ट करते हैं। कौन? सर्विस प्रोवाइडर्स, इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करते हैं। ट्रस्टी, दे डील विद द इशूअर, क्रेडिट इन्हांसर एंड सर्विसर ऑन बिहाफ ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर। ट्रस्टीज कौन होते हैं? वो लोग इशूअर्स होते हैं, जो इशूअर्स के साथ में डील करते हैं, क्रेडिट इन्हांसर के साथ में डील करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ में डील करते हैं। लीगल काउंसलर, लीगल काउंसलर वो लोग होते हैं जो स्ट्रक्चरिंग जब हम करते हैं, बंडलिंग करते हैं ना, उसमें जो हेल्प करते हैं। एंड स्वैप काउंटर पार्टी, दे प्रोवाइड इंटरेस्ट रेट और करेंसी स्वैप इफ नीडेड, जो हमें इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं जब ज़रूरत होता है। नेक्स्ट आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इनडायरेक्ट फाइनेंस। इनडायरेक्ट फाइनेंस पे आपको शॉर्ट नोट पूछा गया है। व्हेन द रिक्वायर्ड फंड्स आर रेज्ड बाय द बिजनेस हाउसेस थ्रू सम इंटरमीडियरीज, जब जितने फंड की ज़रूरत है उसको जब बिजनेस हाउसेस के द्वारा रेज किया जाता है किसी इंटरमीडियरी के द्वारा, बीच में किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, सच ए म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट फाइनेंस। इसी को कहा जाता है इनडायरेक्ट फाइनेंस। दैट मीन्स कि फाइनेंस की ज़रूरत तो है, फाइनेंसिंग किया भी जा रहा है, बट किसी को बीच में रख के, फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस कंपनीज। क्योंकि आप फॉर एग्जाम्पल आप इंश्योरेंस कंपनी में पैसा लगाते हो, आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अपने सेविंग्स को मोबिलाइज करते हो, चैनलाइज करते हो, कहाँ लगाते हो? इंश्योरेंस कंपनी में। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? वही पैसा किसी और को लोन में दे देती है। तो उसने क्या किया? फाइनेंसिंग किया एक तरफ, और एक तरफ से पैसा उठाया। तो बीच में इंटरमीडियरी का काम कौन किया? LIC। दिस इज कॉल्ड indirect finance. These intermediaries provide a long-term finance to the industries from the corpus created by selling their units policies. ये इंटरमीडिएट्स क्या करते हैं? मार्केट में अपने पॉलिसीज़ को सेल करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस क्या करता है? अपने पॉलिसी सेल करता है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, वो आपके पैसे को क्या करता है? दूसरे इंडस्ट्रीज में पैसा लगाता है, वहाँ से वो इंटरेस्ट अर्न करता है। LIC यही काम करता है ना, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। वो आपसे पैसा उठाता है, आपको अपनी पॉलिसीज सेल करता है, बोलता है ये मेरे पॉलिसीज़ हैं, आप उनके पॉलिसीज़ को परचेज करते हो, आप पैसा लगाते हो, आपके पैसे को इंडस्ट्रीज़ को दे देता है लोन के फॉर्म में। तो दीज इंस्टीट्यूशंस, दीज इंटरमीडियरीज प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस देते हैं इंडस्ट्रीज़ को फ्रॉम द कॉर्पस। एक कॉर्पस क्रिएट कर लेते हैं आपसे पैसा ले लेके पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में, और उस कॉर्पस में से पैसा निकाल के लोन के नाम पे दे देते हैं दूसरे इंडस्ट्रीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए। दीज इंस्टीट्यूशंस हैव द एक्सेसिबिलिटी अक्रॉस द कंट्री, और ऑब्वियसली इनका एक्सेसिबिलिटी पूरे कंट्री में रहता है, नेशन वाइड परफॉर्म करते हैं ये अपने एक्टिविटीज़ को। एंड रेज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड्स फ्रॉम द हाउस होल्ड्स एंड मेक दीज फंड्स अवेलेबल फॉर इंडस्ट्रीज। हम हाउस होल्ड से सबसे थोड़ा थोड़ा करके उनके सेविंग्स को ले लेता है LIC या म्यूचुअल फंड्स,
पॉलिसी सेल करके, अपने यूनिट सेल करके उस पैसे को इंडस्ट्रीज में लगाता है लॉन्ग टर्म के लिए। इन दिस वे दे इंश्योर स्पीडी कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री। इसके थ्रू ये क्या करते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि स्पीडी कैपिटल फॉर्मेशन हो सके कंट्री में। क्यों? क्योंकि हाउस होल्ड का पैसा वो क्या करते हैं, मोबिलाइज करते हैं। सो इन केस ऑफ इनडायरेक्ट फाइनेंस, इनडायरेक्ट फाइनेंस के केस में द अल्टीमेट बोरोवर जो होता है ना, दैट इज द इन्वेस्टर्स ऑन इंडस्ट्रियल हाउसेज। दैट मीन्स जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं या इन्वेस्टर हाउसेज होते हैं जो LIC से जाके उधारी लेते हैं अपने इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने के लिए। डू नॉट रेज द रिक्वायर्ड कैपिटल डायरेक्टली फ्रॉम द अल्टीमेट सेवर्स। वो डायरेक्टली पैसा किससे लेते हैं, आपसे लेते हैं नहीं। आप LIC में पैसा लगाओ तो LIC से पैसा जाके लेते हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट, वो इंडस्ट्रीज वहाँ से जाके लेते हैं। डायरेक्टली अल्टीमेट सेवर से पैसा नहीं लेते हैं, डायरेक्टली हमसे जाके पैसा नहीं लेते हैं इंडस्ट्रीज़ वाले। इंडस्ट्रीज वाले किससे लोन लेते हैं, LIC से लोन लेते हैं। हम पैसा कहाँ लगाते हैं, LIC में। तो पैसा LIC के थ्रू चैनलाइज होकर हमारा जाता है इंडस्ट्रीज़ के पास में। इंस्टेड द रिक्वायर्ड कैपिटल कलेक्टेड, उल्टा ये जो रिक्वायर्ड कैपिटल कलेक्ट कैसे किया जाता है, थ्रू सम फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। और ये पैसा कलेक्ट किया जाता है कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा या इंश्योरेंस कंपनी द्वारा। सिंपल सा बात वही घुमा के, पैसा डायरेक्टली हमसे नहीं लेते इंडस्ट्रियलिस्ट, वो LIC से लेते हैं, कमर्शियल बैंक से लेते हैं। और हम पैसा कहाँ लगाते हैं, कमर्शियल बैंक से LIC में। तो हम वहाँ पैसा लगाते हैं, हमें वहाँ से इंटरेस्ट मिलता है। वही पैसा LIC कमर्शियल बैंक से या म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्रियलिस्ट को दे देते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देते हैं इंडस्ट्रीज़ को। तो इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंस उन्होंने किया, पर डायरेक्टली फाइनेंसिंग हमने नहीं किया, पैसा हमारा ही है, पर इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग हुआ है। तो ये रहा पूरा का पूरा आपका पहला चैप्टर, फाइनेंशियल सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।